15 मोहिनी जब देखती है डुगू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा तो वह ये बात सुप्रिया और विक्रांत को बताती है, जिसे सुप्रिया गलत अर्थ में ले जाती है। वह वैसे भी मोहिनी को पसंद नहीं करती, तो उसकी बोली गई कोई भी बात उसे कैसे अच्छी लग सकती है। और जब मोहिनी ये बात विक्रांत को बताती है तो वह सुप्रिया को इस बात पर डांटने लगा कि मोहिनी के आने के बाद वह लापरवाह हो गई है। तो यह बात सुप्रिया को बर्दाश्त नहीं होती और वह अभिनव के सामने मोहिनी को भला बुरा कहती है, जिससे नाराज होकर अभिनव मोहिनी को डुगू से दूर रहने को कहता है, जो कि अब मोहिनी के लिए धर्म संकट हो चुका है, क्योंकि वह अपनी आदत से मजबूर है। सुबह उठती है तो अभिनव से कहता है, अब आगे तुम डुगू का कोई भी काम नहीं करोगी, ना उसको स्कूल के लिए तैयार करोगी, समझ आ गया ना। अभिनव कह रहा होता है पर मोहिनी बात सुन रही होती है। मोहिनी तुम डुगू से दूर रहोगी, पर मोहिनी ना का इशारा करती है और जाने लगती है। उनके कहने से भला वो कैसे खुद को रोक लेगी। मोहिनी रुको। मोहिनी रुक जाती है। तुम यहीं बैठी रहो जब तक डुगू स्कूल नहीं जाता, पर और लोगों के लिए भी तो नाश्ता बनाना है, यहाँ बैठी रहेगी तो वह कैसे करेगी, इसलिए वह जाने लगती है। तो अभिनव कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे पता है खुद को रोक नहीं पाओगी, इसीलिए मैं भी बाहर बैठूंगा, देखता हूँ कैसे करती हो। मोहिनी बाहर आती है तो अभिनव भी आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, ताकि दिखता रहे कि मोहिनी ऐसा कुछ ना करे जिससे सुप्रिया भाभी को बोलने का मौका मिले। वहीं आज सुप्रिया जल्दी उठ गई है कि आज सारा काम खुद करना पड़ेगा, डुगू को उठाने पर लगी है, पर वह उठ नहीं रहा। आज तो विक्रांत को भी नहीं बोल सकती क्योंकि उससे लड़ाई हो रखी है और वह भी चुप है कि इसको भी सबक मिले। जब डुगू नहीं उठा तो जबरदस्ती उसको उठाती है तो वह रोने लगा। बाथरूम में ले जाकर किसी तरह नहलाकर तैयार किया, टिफिन तैयार किया, बैग तैयार करके उसे लेकर जब तक बाहर गई वह निकल गई। अब क्या करे, चिड़चिड़ाती हुई अंदर आई तो अभिनव उसको देखता है तो उसको हंसी आ जाती है और फिर वह अंदर चला जाता है तैयार होने के लिए। उधर मोहिनी देख देख के परेशान है कि डुगू आज स्कूल नहीं गया, पर वह भी क्या करे। जब सुप्रिया और अभिनव दोनों जिद पर आ गए हैं तो उसे बस देखने के अलावा कुछ नहीं करना है। क्या सुप्रिया बहू, ये डुगू स्कूल क्यों नहीं गया। अभिनव की मम्मी डुगू को घर में देखकर बोली, वैन छूट गई। सुप्रिया बोली, मोहिनी तुमने तैयार नहीं किया आज इसको समय पर, जो वैन छूट गई। मोहिनी क्यों करेगी, मेरा बेटा है, मैं खुद कर सकती हूँ, उसका काम है, मुझे किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, खासकर मोहिनी पर। आपको उसको सर पर बिठाना है तो शौक से बिठाइए, पर मुझे शौक नहीं है। आज लेट हो गया है, कल से नहीं होगा। हाँ देख लिया कैसा तैयार करती हो, आज भी देख लिया और कल भी यही होगा। आप लोग क्यों समझते हैं कि मैं अपने बच्चे की परवरिश सही ढंग से नहीं कर सकती, पर मैं आप सबको गलत साबित कर दूंगी। सुप्रिया कहती है और घड़ी में टाइम देखा, ऑफिस का समय भी होने वाला था, पर अभी तक वह तैयार नहीं थी। रूम में गई, विक्रांत तैयार हो गया था, वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। तैयार होकर बाहर आई तो विक्रांत आज नाश्ता करके अकेला ही चला गया था। कुछ लड़ाई का गुस्सा, कुछ सुप्रिया को उसकी गलती का एहसास कराने की जिद, वह उसे बिना बताए निकल जाता है, जिस वजह से सुप्रिया को ऑफिस कैब में जाना पड़ता है। शाम को घर आती है तो डुगू को होमवर्क कराने बिठा देती है। एक दो दिन तो ठीक चला, पर आखिर उसे हाथ खड़े करने पड़े, कभी वैन छूट जाती, कभी खुद लेट हो जाती। तो मोहिनी से बोली, मोहिनी कर लो तुम इसको तैयार, मेरे से तो नहीं होता। कहता है चाची तैयार करेगी तभी स्कूल जाऊंगा, तुम्हें तो घर पर ही रहना है, मुझे तो ऑफिस भी जाना है ना, कब तक इसके पीछे पीछे लगी रहूंगी। आखिर फिर से पहले वाला रूटीन शुरू हो गया। सुप्रिया थोड़ा बहुत ध्यान तो देने लगी है डुगू पर, विक्रांत के नाराज होने पर। फिर उसको दिखाने के लिए अब काम करवाने लगती है तो मोहिनी को थोड़ी राहत मिलती है, पर यह बस कुछ ही दिन चला। कुछ दिन बाद वह फिर से लापरवाह हो जाती है। डुगू के फिर से नोट चढ़कर आने लगते हैं। एक दिन डायरी चेक की तो स्कूल में कंपलसरी बुलाया गया था। अब उसकी हिम्मत तो नहीं हुई सुप्रिया को बताने की, ना विक्रांत को, तो वह अभिनव को बताने का सोचती है कि वह उसको अपने साथ स्कूल में ले जाए। तो वह सोने से पहले डायरी अभिनव को दिखाती है। क्या करूं इसका, अभिनव मोहिनी से बोला तो वह वो वाला पेज निकालती है जिस पर नोट चढ़ा था। मोहिनी फिर से शुरू हो गई तुम, मना किया था ना मैंने डुगू से दूर रहना, पर तुम मानती क्यों नहीं हो। पर मोहिनी अभिनव का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसके साथ स्कूल चले। देखो मोहिनी, तुम्हें घर में सबकी फिक्र है, अच्छी बात है, पर तुम डुगू के लिए भी चिंतित हो, पर उसकी चिंता उसके माँ बाप को करने दो, तुम दूर रहो इससे। भाभी तुमसे पहले ही चिढ़ती है, फिर क्यों करती हो तुम ये सब। अच्छा रुको, मैं भैया से बात करके आता हूँ, वो लोग चले जाएंगे स्कूल में। वह जाने को होता है तो मोहिनी उसको मना कर देती है कि सुप्रिया फिर से नाराज हो जाएगी, तो वह दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है कि नहीं जाना। मोहिनी तुम समझ क्यों नहीं रही हो। पर मोहिनी के मना करने पर आखिर वह नहीं जाता। मैं नहीं जा रहा हूँ, पर मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगी, और चली भी जाओगी तो क्या करोगी वहां जाकर, बोला तो तुमसे जाता नहीं है, ऐसे इशारे करोगी वहां भी, और कौन समझेगा तुम्हारे ये इशारे। तुम भूल के जाती हो कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम और लोगों के जैसे नहीं हो, तुम बोल नहीं पाती, इसलिए तुम्हारा वहां जाना ना जाना एक ही बराबर है। अभिनव का यूं उसको सुनाने से मोहिनी निराश हो जाती है और डायरी रख देती है। अभिनव की आदत है पढ़ने की, तो वह पढ़ने लगता है और मोहिनी अभिनव की बातों से आहत हो जाती है और उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है कि वह अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, सुन तो सकती है, समझ तो सकती है, पर जब कोई उसको उसकी कमी का इस प्रकार एहसास दिलाता है तो उसे एहसास होता है कि वह एबनॉर्मल है। वह मुंह दूसरी साइड करके लेट जाती है और अपनी आंखों में आंसू साफ करने लगती है। आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी तो वह आंखें बंद किए हुई थी। अभिनव को लगा मोहिनी सो गई तो वह बुक बंद करने के बाद किसी से फोन पर बात करने लगा। मोहिनी ने सुना तो उसे आश्चर्य होता है, वो इतनी रात किससे बात कर रहा है। वह उठ जाती है जिससे अभिनव हड़बड़ाहट में फोन काट देता है। मोहिनी उसको इशारे से पूछती है कि कौन है। दोस्त है, तुम सोई नहीं अभी तक। नहीं, मोहिनी गर्दन हिलाती है। क्या हो गया, सो जाओ, मुझे तो आदत है लेट तक सोने की, तुम तो सारा दिन काम करके थक जाती होगी ना, तो सो जाओ। अभिनव के कहने के बाद मोहिनी सो जाती है। सुबह मोहिनी उठी तो उसने एक बार फिर अभिनव को साथ चलने को कहा, पर अभिनव तैयार नहीं हुआ। उसे किसी को साथ में ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वह अकेले नहीं जा सकती, तो किसी को साथ में जाना पड़ेगा। तो वह अनन्या को पूछती है, वह भी जरूरी लेक्चर है इसीलिए कॉलेज जाना है, कहकर निकल जाती है। तो उसके पास एक ही नाम बचता है, वैभव, पर उसके साथ जाएगी तो अभिनव नाराज होगा, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। डुगू के स्कूल में भी जाना जरूरी है, इसलिए वह अभिनव की नाराजगी सहने को भी तैयार हो जाती है। और वैसे भी वह सोचती है कि अभिनव को पता भी कैसे चलेगा अगर जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल जाकर वह पेशेंट के साथ बहुत बिजी हो जाता है, तो बहुत कम चांस है कि उसे पता चलेगा कि वह डुगू के स्कूल में गई थी। तो वह वैभव के ऑफिस जाने से पहले डुगू की डायरी दिखाती है और बताती है कि उसे स्कूल में जाना है, तो वैभव तैयार हो जाता है। आखिर वह मना भी कैसे कर सकता था मोहिनी को, तो वह ऑफिस में फोन कर देता है कि आज थोड़ा लेट आएगा। सबके ऑफिस जाने के बाद अभिनव की मम्मी को बताकर वह डुगू के स्कूल जा रही है। वह वैभव के साथ चली जाती है।
अभिनव हॉस्पिटल तो चला जाता है, पर उसे डाउट था कि मोहिनी डुगू के स्कूल ना गई हो, क्योंकि उसने अगर सोचा है तो वह जाएगी जरूर। कहीं अकेली ना चली गई हो तो समस्या हो जाएगी। सोचकर वह मम्मी को फोन करता है तो वह उसे बताती है कि मोहिनी वैभव के साथ डुगू के स्कूल गई है। अभिनव को लग तो रहा था कि मोहिनी जाएगी, पर उसे अकेले जाने का डर था। पर वैभव के साथ गई है तो उसे गुस्सा आ जाता है और हॉस्पिटल से जरूरी काम है कहकर डुगू के स्कूल चला जाता है और स्कूल के बाहर उनका वेट करने लगता है। जब मोहिनी और वैभव स्कूल से बाहर आए तो अभिनव को वहां देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। भैया आप? वैभव बोला, हाँ। आपको आना था तो पहले बता देते। जब मैं आ गया फिर आप क्यों आए? मुझे लगा मोहिनी अकेले ना गई हो इसीलिए आ गया। अब मैं आ गया हूँ तो तुम जाओ ऑफिस, मोहिनी को मैं घर छोड़ दूंगा। कहकर वह वैभव को भेज देता है। मोहिनी अभिनव को वहां देखकर घबरा जाती है, क्योंकि एक तो उसने मना किया था आने को और दूसरा वह वैभव के साथ आ गई थी। अब वह पता नहीं क्या करेगा। अभिनव मोहिनी को गाड़ी में बैठने को कहता है। मोहिनी अपनी सफाई देना चाहती थी, पर अभिनव उससे कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में चुपचाप रहा। ना उसने अन्य दिनों की तरह उसे परेशान करने के लिए कुछ किया, जैसे वह अक्सर करता था। उसको गुस्से में देख मोहिनी डर गई है। कुछ बोल देता तो शायद उसके गुस्से का अंदाजा तो लगा लेती, पर वह चुप है, जिसकी वजह से मोहिनी का दिल बैठा जा रहा है। आगे की कहानी जानिए अगले भाग में, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 16। मोहिनी डुगू के स्कूल में वैभव के साथ चली जाती है। जब अभिनव को पता चलता है तो वह भी स्कूल में पहुंच जाता है और वैभव को जाने को कहता है और मोहिनी को गाड़ी में बैठने को कहता है। मोहिनी घबरा गई है क्योंकि अभिनव चुप है। वह गाड़ी ड्राइव करके घर आया तो मोहिनी को घर में ड्रॉप कर बिना बोले हॉस्पिटल चला गया, जिससे मोहिनी और डर जाती है और उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। आ गई मोहिनी? अभिनव का फोन आया था, पूछ रहा था तो मैंने बता दिया था कि तुम वैभव के साथ स्कूल में हो। अभिनव की मम्मी बोली, आज क्यों इतनी चिंता हो रही थी इसको? जो फोन किया इसने, जब साथ चलने को कहा था तब तो गया नहीं। खुद चला जाता तो वह वैभव को क्यों कहती जाने के लिए? वह खुद को भी तो नहीं रोक पाई, इससे अच्छा ना जाती जब अभिनव ने मना कर दिया था। मोहिनी सोचने लगती है। सारा दिन उसने इसी उहापोह में निकाल दिया। शाम को अभिनव आया तो वह उसके लिए कॉफी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है, पर वह बिना कुछ बोले कॉफी पीने लगता है। मोहिनी वहीं पर बैठ जाती है पर वह कुछ नहीं बोलता, तो मोहिनी भी रात के खाने की तैयारी करने लगती है। सारा काम निपटाने के बाद जब वह रूम में गई तो वह चाह रही थी अभिनव कुछ बोले, पर वह कुछ नहीं बोल रहा था। पर मोहिनी उससे बात करना चाह रही थी तो वह उससे नाराजगी की वजह पूछती है। तुम्हें मना किया था ना कि नहीं जाना, फिर भी तुम चली गई वैभव के साथ। ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, इसलिए तुम्हें किसी और के साथ जाना पड़ रहा है। कहीं ये बात तो नहीं है कि तुम्हें खुद भी अच्छा लगता है वैभव के साथ जाना, है ना? अभिनव की बातें सुनकर मोहिनी हैरानी से उसे देखने लगती है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मेरे से अधिक तुम्हें वैभव के साथ जाना अच्छा लगता है, इसीलिए बहाने से उसके साथ जाने लगी हो, वरना इतना क्या जरूरी था डुगू के स्कूल में जाना? जाना ही था तो भैया भाभी चले जाते। अच्छा ये बता दो मुझे, तुम बोली क्या वहां जाके? अभिनव के ऐसे सवालों से मोहिनी आहत है। वह अभिनव के ऐसे व्यवहार से दुखी भी है। वह हैरानी से उसको देखने लगती है। बोलो क्या बोला, बोलो जल्दी। गुस्से में जोर से अभिनव बोला, जिससे मोहिनी सहम जाती है। बोला तो जाता नहीं, फिर भी स्कूल चली गई। आज चली गई हो, आज के बाद कहीं भी जाना होगा मेरे साथ ही जाना होगा, किसी और के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? और डुगू के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, उसके मम्मी पापा है उसकी फिक्र करने के लिए। अभिनव बस गुस्से में बोले जा रहा था और मोहिनी बस सुनती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गुनाह क्या किया है, बस डुगू के स्कूल में ही तो गई थी। वैसे भी वह और जाती ही कहाँ है, पर अभिनव जैसे रिएक्ट कर रहा था वह कुछ सादा था। उस दिन के बाद अभिनव का व्यवहार मोहिनी के लिए और खराब हो जाता है। बोलता तो पहले भी कम था, पर अब तो और अधिक कम बोलने लग गया है और कुछ दिनों से हफ्ते में 2-3 दिन लेट भी आने लग गया है। एक दिन कपड़े धोते समय होटल के खाने का बिल मिला था, किसके साथ क्या था बताता भी नहीं है। मोहिनी तो काम से बाहर गई थी, उस बात के लिए भी इतना गुस्सा करता है। वैभव जो उसका क्लासमेट है, घर का सदस्य है, उसके साथ चली गई थी तो भी उसे नहीं भाया और खुद कुछ भी कर ले कुछ नहीं बताता। होटल के खाने का पूछेगी तो कुछ भी बहाना बना देगा, इसीलिए वह नहीं पूछती, पर वह अब अक्सर ही उसके जेब से मिल जाता है। एक दिन तो हद ही हो गई, संडे की छुट्टी होती है पर वह बाहर चला जाता है। शाम को वापस आता है। मोहिनी जब उससे पूछती है तो बोल देता है दोस्तों के साथ बाहर गया था, पर अगले दिन उसकी जेब से उसे मूवी के 2 टिकट मिलते हैं। वह हैरान थी, खाने का तो चलो दोस्तों के साथ चला गया था, पर मूवी वो भी 2 टिकट, आखिर ये किसके साथ गया था? तो वह भी कब तक चुप रहेगी सोचकर उसने पूछने का सोचा। आखिर उसे अभिनव की सच्चाई तो पता चली, तो उसने उसे वो मूवी के टिकट दिखाए, जिससे अभिनव का चेहरा उतर गया। मुझ पर शक कर रही हो? मैं दोस्तों के साथ गया था और मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें हर बात बतानी जरूरी है क्या? इसलिए ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? मेरी जिंदगी में कैसे भी जीऊं तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अभिनव इतना कुछ बोल देता है मोहिनी को कि मोहिनी के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब तो अक्सर ही वह ऐसा करने लगा है, पूछो तो कुछ बताता भी नहीं, बात बात पर डांटने लगता है। ना उसे मोहिनी के रोने से कोई मतलब रह गया था, किसी को बताए भी तो क्या? मोहिनी के पास कोई ऐसा सबूत भी तो नहीं था, सिर्फ खाने के बिल और मूवी के टिकट से क्या होगा? उसका तो वह कोई भी बहाना बना सकता है। पहले ही मोहिनी उलझनों में थी, अब तो वह मुस्कुराना भी भूल गई थी। बाकी घर वाले सब अच्छे थे सुप्रिया को छोड़कर, पर अभिनव जैसा व्यवहार उसके साथ कर रहा था वह दुखी हो जाती है। पर वह अपनी समस्या बताई भी तो किसको? वह अकेले इसे नहीं सुलझा सकती थी, तो उसने अनन्या को ये बात बताने की सोची। वह इस बात को समझ भी जाएगी और हो सकता है उसकी मदद भी करे, तो वह अब इंतजार करने लगी कि अभिनव फिर से ऐसी कोई हरकत करे जिससे उसे कुछ बात पता चल सके। मोहिनी अपनी समस्या में उलझी थी कि तब तक परिवार में एक दुर्घटना हो गई। विक्रांत और सुप्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आती है और सुप्रिया के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको महीने के लिए घर बैठना पड़ेगा। तो फिलहाल मोहिनी सुप्रिया की देखभाल में लग जाती है। डुगू का तो वह पहले भी करती थी, पर ज्यादा जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ चुकी है, तो वह फिलहाल अभिनव वाली बात भूलकर उसमें लग जाती है। सुप्रिया का एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर के लोग उसका पता लेने आते हैं और साथ में सेजल भी होती है। सब लोग तो चले जाते हैं, पर सुप्रिया उसे रोक लेती है कि वह अकेली बोर हो जाएगी, कुछ दिन यहीं रुक जाए। तो सेजल रुक जाती है और मोहिनी की समस्या बढ़ जाती है। कैसी हो मोहिनी? सेजल बोली। मोहिनी ठीक है का इशारा करती है और अभिनव? वह मुस्कुराते हुए बोली। अभिनव के साथ खुश तो हो ना? सेजल के ऐसा पूछने से मोहिनी उसे देखने लगती है। अब वो उसे क्या बोले, खुश है कि नहीं? जब तक शादी नहीं की थी कम से कम एक ही दुख था कि वह बोल नहीं सकती तो शादी नहीं हो रही, पर शादी के बाद तो अब कहीं की नहीं है। ना अभिनव ने उसको दिल से अपनाया, सिर्फ नाम का मंगलसूत्र पहना दिया, जिसका बोझ इतना भारी है कि अनमोल उसके होठों से सिसकियां निकलनी भी बंद हो गई है। पर वह भी क्या करे, बाहर से देखने के लिए तो सब ठीक है, अभिनव भी अच्छा है, उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, पर जो घुटन भरी जिंदगी मोहिनी जी रही है उसका अंदाजा किसी को नहीं है। पर सेजल के आने के बाद कुछ सवालों के जवाब सबको मिलने वाले हैं, मोहिनी को भी और आपको भी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
भाग 17। विक्रांत और सुप्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सुप्रिया के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद सेजल उसे मिलने आती है और सुप्रिया उसको अपने पास ही रहने को कहती है। तो सेजल भी उसकी बात मानकर रुक जाती है। जब सेजल मोहिनी को पूछती है कि क्या वह अभिनव के साथ खुश है, तो मोहिनी कुछ नहीं बता पाती। आखिर बताएगी भी क्या, तो वह बिना कुछ बताए चली जाती है। वैसे भी अब मोहिनी पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सुप्रिया के एक्सीडेंट के बाद ऊपर से अभिनव का व्यवहार और अब तो ये सेजल भी आ चुकी है उसकी टेंशन बढ़ाने। तो कुल मिलाकर फिलहाल मोहिनी का समय सही नहीं चल रहा है। घर के काम की और डुगू की सारी जिम्मेदारी, और अब जब से सुप्रिया का एक्सीडेंट हुआ है तब से उसकी भी जिम्मेदारी लेने के बाद सुप्रिया मोहिनी से खुश नहीं होती। तो वो भी क्या कर सकती है, पर मोहिनी फिर भी इसकी परवाह नहीं करती। वह अपना काम बिना किसी प्रशंसा या आलोचना को सुने बिना करती है, क्योंकि यह उसकी आदत बन चुका है। एक दो दिन तो नॉर्मल ही निकले। सेजल भी सुप्रिया के साथ ही रही, पर वह भी कब तक उसके साथ रहती, वह भी बोर हो जाती। तो अगले दिन जब अभिनव हॉस्पिटल जाने लगा तो उसने अभिनव को खुद को साथ ले जाने को कहा। वह पहले भी जाती थी तो उसकी स्टाफ से जान पहचान भी हो गई थी, तो उनसे मिलने का बहाना बनाकर वह अभिनव के साथ चली गई, जो कि मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वह भी क्या कर सकती है, उसके ऐतराज को कौन सा अभिनव या सेजल मानने वाले थे। मोहिनी का ये सोचकर बुरा हाल था कि शादी से पहले जाना अलग बात थी, पर अब तो शादी हो गई है। अब ना सेजल को जाना चाहिए था और ना अभिनव को उसे ले जाना चाहिए था, पर दोस्त है तो चली गई है और अभिनव उसे ले भी गया है। मोहिनी जाती है ऐसे वैभव के साथ, तभी अभिनव क्या ऐसे ही चुप रहता जैसे मोहिनी चुप है। बस ये सोचकर परेशान होने के अलावा मोहिनी कुछ कर भी नहीं सकती थी। सारा दिन घर में काम तो था, पर मोहिनी का बिल्कुल भी मन नहीं लगा। शाम को अभिनव और सेजल हॉस्पिटल से आए। दोनों बातें करते हुए गाड़ी से उतरे और बातें करते हुए ऐसे घर में बढ़े जैसे कब से बिछड़े हुए मिल रहे होंगे। ओके सेजल, मुस्कुराते हुए कहकर अभिनव अपने रूम में चला जाता है और सेजल सुप्रिया के पास। मोहिनी अभिनव के लिए कॉफी लेकर जाती है तो अभिनव कॉफी पीने लगता है और कॉफी पीते पीते अपने फोन के नोटिफिकेशन चेक करने लगता है, बिना इसकी परवाह किए कि मोहिनी भी वहीं पर बैठी है। थोड़ी देर मोहिनी बैठी रहती है, पर वह मोहिनी से बिल्कुल भी बात नहीं करता, जैसे कि उसे मोहिनी के वहां पर होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, जैसे कि वो उसकी कुछ लगती ही नहीं है। उसके साथ तो ऐसे हंसते हुए बात करते आ रहा था और मोहिनी के सामने ऐसे बन जाता है जैसे इससे बात भी मुश्किल से होती हो। जब थोड़ी देर बैठने के बाद भी अभिनव कुछ नहीं बोला तो मोहिनी चली जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे सुप्रिया से पूछना है कि वो क्या खाएगी, उसके लिए वही बना देगी। वह उसके रूम में जाने लगती है तो सुप्रिया सेजल से बात कर रही थी, जिसे सुनकर मोहिनी बाहर ही रुक जाती है। दी, ये मोहिनी और अभिनव खुश तो है ना एक दूसरे के साथ, सेजल सुप्रिया से पूछती है तो सुप्रिया भी अनमने मन से बोली, पता नहीं, लगते तो है, बाकी वही दोनों जाने। मुझे लगा कि वे खुश नहीं है। ऐसा क्यों लगा तुझे? मुझे लगा इसलिए पूछ रही हूँ। अब खुश है कि नहीं है मोहिनी और अभिनव, ये तो वही दोनों जान सकते हैं, उनकी जिंदगी। और वैसे भी तुझे क्या करना है, अब तो उनकी शादी हो गई है। पहले तो तेरे से कुछ हुआ नहीं, कितनी कोशिश की मैंने कि तू इस घर की बहू बन जाए, पर सारी कोशिश नाकाम हो गई और तू भी कोई खास कोई तीर नहीं मार पाई। अब वो दोनों खुश हो या ना हो, तुझे क्या करना है? और अगर खुश ना हो तो? सोचते हुए सेजल बोली, तू कहना क्या चाहती है? सुप्रिया के समझ नहीं आ रहा था कि सेजल कहना क्या चाहती है। अरे दी, कुछ नहीं। सेजल भी कुछ सोचते हुए बात टालते हुए बोली, अब वो कुछ हो ना हो, हमें क्या करना है? और वैसे भी ऐसी लड़की जो बोल नहीं पाती, कोई कैसे खुश रह सकता है उसके साथ? और घर वालों पर तो मोहिनी के नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए कुछ भी बोलो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस सबसे अभिनव की तो जिंदगी खराब हो रही है ना दी। तुझे ठुकराकर उसने मोहिनी को चुना था ना, तो तुझे क्यों इतनी सहानुभूति हो रही है उससे? अभिनव और मोहिनी की जिंदगी में इंटरेस्ट लेता देख सुप्रिया कहती है, मुझे लगा उसकी बातों से और मोहिनी भी मुझे कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही, तो स्वाभाविक प्रश्न उठ गया मन में, अच्छा चल छोड़ उनकी जिंदगी, हमें क्या करना है? तू बता, मैंने तुझे अपने साथ रखने के लिए बुलाया था यहाँ और तू सारा दिन हॉस्पिटल में रही, वहाँ मिलकर वापस आ जाती, मैं कितना बोर हो गई थी घर में। अभिनव ने कहा साथ चलेंगे, तो फिर मैं भी रुक गई। सेजल और सुप्रिया बात कर रहे थे और मोहिनी उनकी बात सुन लेती है, जो उसके आशंकित मन को और ज्यादा आशंकित कर देती है। मोहिनी वापस मुड़ आ जाती है और उसके मन में भी प्रश्नों की एक लंबी छड़ी लग गई खुद के लिए कि अभिनव ने ऐसा क्या कहा सेजल को जो उसे ऐसा लगा। मुझे तो कहता है कि घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच क्या चल रहा है, और खुद सेजल को बता रहा है तब कुछ नहीं, और अगर अभिनव सेजल को बता रहा है इसका मतलब वह उससे सहानुभूति पाना चाह रहा है। पर ऐसा क्यों कर रहा है अभिनव? अभिनव को अगर सेजल पसंद थी तो वह सेजल से शादी कर सकता था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? उस समय तो उसे मुझसे प्यार था, और अब क्या हो गया? शादी होते ही प्यार पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो फिलहाल वह उन दोनों को देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन सेजल फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाती है तो सुप्रिया उसको टोकती है, सेजल तुम फिर से तैयार हो गई हो, मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए रोका है, ना कि अभिनव के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए। कैसी बहन हो तुम, अपनी बहन को छोड़कर हॉस्पिटल जा रही हो? दी, कैसी बात कर रहे हो, मैं भी घर में बोर हो जाती हूँ। अभिनव ने ही कहा था कि चाहो तो कल भी आ सकती हो, उसको कहने देना जो कहता है, तू नहीं जाएगी। पर सुप्रिया के ना कहने के बावजूद भी सेजल चली जाती है। उधर मोहिनी भी जब सेजल को फिर से अभिनव के साथ जाते हुए देखती है तो उसका भी मन बैठ जाता है, पर वह भी क्या करे, आखिर सेजल अभिनव के साथ चली जाती है। उधर सुप्रिया को भी अपनी बेबसी का एहसास होता है, बहन होते हुए भी सेजल उसको छोड़कर चली गई। और एक मोहिनी है जिसको दिन रात वह भला बुरा कहती रहती है और उसे हर जगह ना बोल पाने का ताना देने में जरा भी नहीं झिझकती, फिर भी वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है बिना बताए उसे पता चले कि वह कब क्या कर रही है। घर में एक जगह पर पड़े रहने की वजह से अब वह चिड़चिड़ी सी हो गई है, जिससे अपना गुस्सा भी वह मोहिनी पर ही दिखाती है, पर फिर भी मोहिनी वो सबको इग्नोर करके उसका ध्यान रखती है। अगर उसकी अपनी सगी बहन भी होती तो शायद वो भी इतना ध्यान न रखती जितना मोहिनी रखती है। मोहिनी कमरे में आती है तो वह बड़बड़ाने लगती है, ये सेजल भी ना, इसीलिए यहाँ रुकने को कहा था मैंने, मैं बोर ना हूँ, पर इसको पड़ी हॉस्पिटल जाने की, ये नहीं कि बहन का एक्सीडेंट हुआ है उसकी देखभाल कर लूं, चली गई हॉस्पिटल। ये आजकल की लड़कियां भी ना अपने घमंड में रहती हैं। सुप्रिया के बड़बड़ाने से मोहिनी उसको हाथ से इशारा करती है कि वह शांत रहे। कैसे शांत रहूं मोहिनी, एक ही जगह पर पड़े पड़े मुझे घुटन होने लगी है, पता नहीं कब एक महीना गुजरेगा। मोहिनी उसकी समस्या समझ जाती है, वह अपने कमरे में जाती है और वहां से कुछ पत्रिकाएं उठा लाती है जो अभिनव अक्सर पढ़ता रहता था और सुप्रिया को पकड़ाती है ताकि उसका ध्यान पढ़ने में चला जाए। थैंक यू मोहिनी मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। सुप्रिया को आज पहली बार एहसास हुआ कि मोहिनी उसका कितना ख्याल रखती है, जिसको कि सारा दिन वह सुनाती रहती है। उसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और एक उसकी अपनी बहन है जो उसके कहने के बाद भी नहीं रुकी और चली गई। मोहिनी फिर से अपने काम में लग जाती है, पर आज शाम को सब आ चुके हैं, पर सेजल और अभिनव अभी तक नहीं आए। अभिनव अकेला भी होता है तब भी कई बार लेट हो जाता है, पर आज तो सेजल भी गई है। फिर सब पूछने लगे, वो आ ही रहे थे कि इमरजेंसी में एक पेशेंट आ गया तो मुझे रुकना पड़ा, तो सेजल को भी रुकना पड़ा मेरे साथ, कहकर वह बेपरवाही से चला जाता है। उधर सेजल अंदर गई तो उसे भी सुप्रिया के गुस्से का सामना करना पड़ा। सेजल क्या है ये, इतनी लेट आ रही हो, पहले आ जाती।
अब हो गया लेट थी तो क्या कर सकते हैं, इतना क्यों भड़क रहे हैं आप लोग। सेजल को भी सुप्रिया के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जो भी हो एक बात तो सुप्रिया को एहसास हुई कि वह मोहिनी को जितना गलत समझती है वह उतनी ही अच्छी है। इसलिए शायद उसका व्यवहार तो मोहिनी के लिए बदलने वाला था, पर अब जो ये सेजल के आने के बाद अभिनव और सेजल की दोस्ती बढ़ रही है उससे मोहिनी जो टेंशन में है वह भी कम होगी। अगले भाग में देखते हैं कुछ बातें और स्पष्ट हों। आगे की कहानी जानिए सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 18। सेजल सुप्रिया के मना करने के बाद भी अभिनव के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, जिससे सुप्रिया को एहसास होता है कि बहन होते हुए भी सेजल उसकी परवाह नहीं करती, जबकि मोहिनी को सारा दिन वह भला बुरा कहती है फिर भी वह उसकी देखभाल करती है। सेजल और अभिनव हॉस्पिटल से लेट आने का कारण इमरजेंसी में पेशेंट का आना बताती है, पर वहीं घर आकर सुप्रिया भी सेजल पर भड़क जाती है। सेजल, इतनी लेट आ रही हो और तुमसे वजह भी ना पूछूं कि लेट क्यों आई। बता तो दिया दी, अभिनव की वजह से लेट हो गया और मुझे पहले पता होता कि आप इतनी पूछताछ करोगे तो मैं अकेले ही आ जाती कैब करके। मुझे लगा अकेले क्या जाना, साथ ही चल पड़ेंगे इसलिए। अपने हैंडबैग को नीचे रखकर सुप्रिया के बेड के पास लगी चेयर पर बैठते हुए सेजल बोली, तो सुप्रिया गुस्से में बोली, कल से तो कहीं नहीं जाएगी हॉस्पिटल। अरे तुझसे अच्छी तो वो मोहिनी है जो सारा दिन मेरी जरूरत का ख्याल रखती है, मेरी देखभाल करती है, डुगू का भी ध्यान रखती है, और तू बहन होकर हॉस्पिटल चली जाती है ये बिना सोचे कि मेरी बहन को कैसा लगेगा। सॉरी सुप्रिया दी, मैं मोहिनी नहीं हूं और ना मुझे उसके जैसे बनने का शौक है कि सारा दिन घर का काम करो, सबका ख्याल रखो और फिर सबकी बातें भी सुनो। ये सब ना मुझसे नहीं होगा और ना बातें सुनने का पेशेंस है मेरे अंदर। और रही बात हॉस्पिटल की, तो मैं भी एक डॉक्टर बनने वाली हूं, तो इसलिए हॉस्पिटल जाती हूं, और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना तो नहीं जाऊंगी कल से, ठीक है। और अब मेरे से ज्यादा बहस नहीं होगी, मैं जा रही हूं सोने। कहकर वह जाने लगती है तो सुप्रिया बोली, खाना तो खा ले, इतना कुछ सुना लिया, भर गया मेरा पेट उसी से, अब भूख नहीं है। कहकर वह सोने चली जाती है। अगले दिन से सेजल हॉस्पिटल नहीं जाती तो सुप्रिया का गर्म पारा थोड़ा कम होता है और मोहिनी को भी थोड़ी राहत होती है। उसके बाद वह घर में ही रहती है तो सुप्रिया अब शांत हो जाती है। पर अब सेजल को कल वापस जाना है तो वह सुप्रिया को कहती है, दी मुझे कल वापस जाना है तो आज जालू हॉस्पिटल सबको मिलकर आ जाऊंगी। सुप्रिया की नाराजगी भी अब कम हो गई थी और पिछले दिनों से सेजल भी घर में ही रह रही थी, तो सुप्रिया उसे हाँ कह देती है और सेजल अभिनव के साथ चली जाती है। पर आज फिर शाम वो लेट आते हैं। सुप्रिया थोड़ी नाराजगी दिखाती है सेजल पर कल वह वापस चली जाएगी तो अब ज्यादा क्या बोलेगी। और अभिनव को तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मोहिनी को कोई बात अच्छी लग रही है या नहीं, वह पूछने पर ढंग से कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन सेजल वापस चली जाती है और अब मोहिनी को थोड़ी राहत हुई। अगले दिन वह अभिनव को नाश्ता करवाती है और उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है और फिर आशा में उसे देखती है कि शायद अभिनव जाते हुए उसे देखे, पर नहीं, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि मोहिनी उसको सिर्फ आशा से दरवाजे तक छोड़ने आती है कि वह जाते समय एक बार मुस्कुराते हुए देख ले। पहले कभी कभी दिखावे के लिए ही सही पर प्यार जताता था, पर अब तो वह फॉर्मेलिटी के लिए भी उसे प्यार नहीं दिखाता और ना प्यार जताता। वह अंदर आ रही थी कि तभी उसके पैर की पायल का हुक टूट जाता है और पायल गिर जाती है। वह उसे उठाती है, उसे बहुत दुख होता है। अभिनव ने कितने प्यार से पहनाई थी, उसका मन खराब सा हो जाता है। वह काम छोड़कर अपने कमरे में आ जाती है और बैठ जाती है। वह उस टूटी पायल को देखने लगती है। अभिनव ने कितने प्यार से उसे पायल पहनाई थी सोचकर उसकी होठों की लंबाई बढ़ जाती है। पर क्या जो प्यार उसने अभिनव का उस समय देखा था वो झूठ था? हाँ शायद झूठ ही था, पर मोहिनी का प्यार वो तो झूठा नहीं है। अभिनव जैसा भी व्यवहार उसके साथ करता है पर वह उसे प्यार करती है, तभी तो उसकी सारी उपेक्षाएं सहकर भी इस घर में रह रही है। और सेजल के जाने से उसे इसलिए ही तो राहत है क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता कि वह अभिनव के आसपास रहे। मोहिनी काफी देर ऐसे ही बैठी रही, घर के कामों में इतनी बिजी रहती है कि कभी ऐसे खाली बैठ ही नहीं पाती। आज बैठी है तो पायल के बहाने उसे अपने और अभिनव के कुछ अच्छे पल याद आ रहे हैं। सुबह जल्दी उठती है तो थकान भी हो ही जाती है, पर काम पर लग जाती है तो लग जाती है। आज बैठ गई है तो बैठी रह गई, ऊपर से पायल और टूट गई। काफी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद फिर लंच टाइम हो गया और वह फिर उठने लगी। उसने दूसरी पायल भी निकाल कर रख दी और चली गई। शाम को अभिनव आया तो वह उसके लिए कॉफी लेकर आती है। जब तक उसने कॉफी पी वह उसके सामने रुमाल खड़ी, वह उसके सामान रुमाल खड़ी और कपड़ों को सही जगह पर रखने लगती है। यह सब करके जब वह बाहर जाने लगती है तो अभिनव ने उसे आवाज दी, मोहिनी। अभिनव की आवाज देने पर वह रुक जाती है। तुमने पायल क्यों उतार दी? अभिनव के ऐसा पूछने से मोहिनी उसको देखने लगती है। इतना गौर करता है अभिनव कि मैंने पायल पहनी है या नहीं। फिर उसके आंसू क्यों नहीं दिखते उसको, पर जो भी था उसे अच्छा लगा उसका ऐसे पूछना। तो वह जाती है और उसको यह पायल दिखाती है और बताती है कि वह टूट गई है। दिखाओ तो जरा। वह पायल को देखने लगता है फिर बोला, रख दो, कल मैं इसका हुक ठीक करवा दूंगा या नहीं ले आऊंगा। फिर वह पायल को साइड में रख देता है और मोहिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह चली जाती है। कल पायल टूटने की वजह से वह बैठी रह गई थी तो मोहिनी कपड़े नहीं निकाल पाई थी, तो आज अभिनव के जाने के बाद वह उसके कपड़े निकालने लगती है धोने के लिए निकालकर वह कपड़े बाहर ले जा रही थी कि व्हाइट शर्ट पर लगे निशान को देखकर वह चौंक गई। गौर से देखा तो लिपस्टिक का निशान था। उसे शर्ट से आ रही महक भी कुछ अलग लग रही थी। ये वो परफ्यूम की महक नहीं है जो अभिनव यूज करता है, ये कुछ अलग है। और ये लिपस्टिक का सिर्फ निशान नहीं है, होठों का निशान भी है। ये तो साफ था कि ये मोहिनी की लिपस्टिक का निशान नहीं है, क्योंकि मोहिनी के पास ऐसा शेड है ही नहीं। और दूसरा, अभिनव इतना करीब ही कहाँ आया उसके जो उसकी लिपस्टिक का निशान लगता। मोहिनी की आंखों से अनजानी आशंका से आंसू आ गए। पर कल तो अभिनव अकेला था, वह सोचने लगती है। नहीं, फिर उसे याद आया, ये शर्ट तो अभिनव परसों पहनकर गया था, कल तो उसने कपड़े धोए ही नहीं। पायल टूटने की वजह से वो बैठी ही रह गई थी। नहीं, फिर उसे याद आया, ये शर्ट तो अभिनव परसों पहनकर गया था, कल तो उसने कपड़े धोए ही नहीं। पायल टूटने की वजह से वह बैठी रही तो बैठी ही रही। मतलब ये सेजल की लिपस्टिक का निशान है। अभिनव ने सेजल को इतने पास क्यों आने दिया? वह उसकी जेब चेक करने लगती है तो उसमें होटल के खाने का बिल भी था। मतलब परसों सेजल और अभिनव खाना खाने बाहर गए थे और सेजल अभिनव के इतना करीब थी। सोच सोचकर मोहिनी का दिमाग शून्य हुआ जा रहा था। वो कपड़े वहीं पर पटक देती है और बेड में बैठ जाती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जब काफी देर मोहिनी बाहर नहीं आई तो अनन्या उसके कमरे में आ जाती है और मोहिनी को ऐसे देख उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह मोहिनी से पूछती है, क्या हुआ भाभी, बताइए ना क्या हुआ, भैया ने कुछ बोला क्या आपको? मोहिनी की सोचने समझने की शक्ति वैसे ही खत्म हो रही थी तो वह अनन्या को सब बताने का सोचती है ताकि वह उसकी कुछ मदद कर सके सही गलत को समझने में। तो वह शर्ट उठाकर लाती है और अनन्या को दिखाती है। ये क्या भाभी, भैया की शर्ट पर आपकी तो लिपस्टिक का निशान लगा है, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? अनन्या बोलती है तो मोहिनी उसको इशारे से बताती है कि यह लिपस्टिक उसकी नहीं है और अभिनव उसके इतने करीब कहां से आ गया जो उसकी लिपस्टिक का निशान लग जाए। ये लिपस्टिक का निशान आपका नहीं है तो फिर किसका है? मोहिनी द्वारा उसको इशारे से समझाने पर वह कहती है तो मोहिनी उसको खाने का बिल भी दिखाती है
तो अनन्या को भी थोड़ा समझ आ गया कि मोहिनी क्या कहना चाहती है। भाभी, आप भैया पर शक कर रही हैं? अभिनव भैया आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और धोखा तो बहुत दूर की बात है। वैसे गलती से लग गया होगा गाड़ी में बैठते समय, अब साथ में आए होंगे तो लग ही गया होगा। और रही होटल के खाने की बात, तो सेजल भैया के दोस्त भी तो है, चले गए होंगे, इसमें शक करने वाली कौन सी बात है। पर अनन्या अभिनव को गलत मानने को तैयार ही नहीं थी। वही मोहिनी उसको कैसे अपनी परेशानी समझाए कि अभिनव उसके साथ कैसे व्यवहार करता है। कभी तो इतना अच्छा बन जाता है कि उसे मोहिनी की बहुत चिंता है, और कभी ऐसे अनजान बन जाता है जैसे वो मोहिनी को जानता ही नहीं। देखिए भाभी, भैया और सेजल के बीच ऐसा कुछ भी होता तो पहले ही शादी कर सकते थे ना, पर उन्होंने आपसे शादी की सेजल को छोड़कर, तो अब क्यों डर रही हैं आप? डरने की बात है अनन्या, तभी डर रही हूँ। मन में सोचते हुए मोहिनी बोली, सगाई के बाद से अभिनव का व्यवहार चेंज हो गया था उसके लिए। क्या पता घर वाले नाराज ना हो इसलिए शादी की हो, पर ऐसी बात कैसे समझाए मोहिनी को। चुप देख अनन्या बोली, भाभी फिर भी आपको शक है तो मैं आपका ये शक दूर करने में आपकी मदद करूंगी, और अभिनव भैया गलत हुए तो उनकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, पर आप परेशान मत बैठे रहिए। भाभी फिर भी अगर आपको शक है भैया पर, तो मैं आपका ये शक दूर करने में आपकी मदद करूंगी, और अभिनव भैया गलत हुए तो उनकी सच्चाई सबके सामने लाने में भी आपकी मदद करूंगी। आप परेशान मत होइए। मोहिनी को परेशान देखकर अनन्या बोली। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 19। अभिनव की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान को देखकर मोहिनी रोने लगती है, क्योंकि वह गौर से देखती है यह उसकी लिपस्टिक का निशान नहीं था। जब काफी देर वह कमरे से बाहर नहीं गई तो अनन्या कमरे में आ जाती है और वह मोहिनी को रोते देखती है तो कारण पूछती है, तो मोहिनी उसे सब बता देती है। तो अनन्या कहती है कि वह सब सामने लाएगी कि मोहिनी का शक गलत है या अभिनव गलत है। शाम को अभिनव हॉस्पिटल से घर आया तो मोहिनी रोज की तरह उसके लिए कॉफी लाती है, पर उसे अन्य दिन के जैसे खुशी नहीं हो रही। मन तो उसका है कि वह पूछे अभिनव से कि शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान की सच्चाई क्या है, पर पूछे तो अभिनव कुछ ना कुछ बहाना बना ही देगा। इसलिए अब तो अभिनव पर उसे यह विश्वास भी नहीं रहा कि वह सच्चाई बताएगा, तो उसने सोच लिया कि वह अब अनन्या की सच्चाई पता लगाएगी। उसे यह विश्वास भी नहीं रहा कि वह सच्चाई बताएगा, तो उसने सोच लिया है कि अब अनन्या ही सच्चाई का पता लगाएगी। मोहिनी कॉफी देकर जाने लगती है। अभिनव उसे कहता है, मोहिनी लो तुम्हारे लिए पायल पहन लो, और उसको पायल पकड़ाने लगता है, पर मोहिनी नहीं लेती। उसे अब उसका पायल लाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मोहिनी नहीं लेती तो अभिनव उसे कारण पूछता है, क्या हो गया मोहिनी, ये लो पहन क्यों नहीं रही हो? वह उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है तो मोहिनी उससे पायल ले लेती है और कबर्ड में रख देती है, जो कि अभिनव को अच्छा नहीं लग रहा था कि मोहिनी ने पायल पहनने के बजाय रख क्यों दी। पहन लो, खाली पैर अच्छे नहीं लगते मुझे तुम्हारे। पायल बजती रहती है तो लगता है बोल रही हो, वरना लगता है खामोश हो। उसके बोलने के बाद मोहिनी उसे देखने लगती है। अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता अभिनव, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा लगता है क्या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ? और मेरे बोलने ना बोलने का भी क्या, बोलती तो पहले भी नहीं थी, पर अब जो ना बोलना है वो ज्यादा दुखदाई है। उसे देखकर मोहिनी मन में सोचती है, और आज उसके कहने के बावजूद भी वो पायल जानबूझकर नहीं पहनती और चली जाती है। और अभिनव उसको हैरानी से बस जाते हुए देखने लगता है, और उसके बदले हुए व्यवहार को भी। सुबह जब अभिनव हॉस्पिटल चला गया, फिर अनन्या उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल चली जाती है और हॉस्पिटल के एग्जिट वाले गेट के बाहर खड़ी हो जाती है और अभिनव पर नजर रखने लगती है। वह अधिकतर वहीं हॉस्पिटल के आसपास ही रही, पर अभिनव हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आया, सिर्फ शाम को ही निकला, वो भी घर के लिए। अगले दिन फिर गई वह, पर वही हुआ। 2-3 दिन तो ऐसे ही हुआ। वह हॉस्पिटल के अंदर भी जाती है ताकि अभिनव पर नजर रख सके, पर उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। तो फिर अनन्या को लगा कहीं वह और मोहिनी भाभी ही गलत ना हो, पर मोहिनी के मन में जो शक था और थोड़ा बहुत अनन्या के मन में भी था, तो वह एक हफ्ते लगातार अभिनव पर नजर रखने का सोचती है ताकि जो भी बात है साफ हो जाए, क्योंकि अगर अभिनव भैया किसी से मिलेंगे तो हफ्तों में एक बार तो जरूर जाएंगे। वह एक हफ्ते तक रोज अभिनव पर नजर रखने लगी। अच्छा तो नहीं लग रहा था उसको भी अपने भाई पर यूं नजर रखना, लेकिन वो भी मजबूर थी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मोहिनी परेशान रहेगी, तो अभिनव कैसे खुश रह पाएगा, और वो दोनों खुश नहीं होंगे तो उनका परिवार कैसे खुश रहेगा। और फिर उसे अपने भैया पर तो पूरा विश्वास है कि वो गलत नहीं है, पर मोहिनी जो शक जता रही है वह भी निराधार नहीं था, उसमें भी थोड़ी बहुत सत्यता थी। तो इसीलिए सत्य सामने आना जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसलिए वह एक हफ्ते तक रोज आती है, पर वही रोज रूटीन रहता है अभिनव का। आखिर फ्राइडे को अभिनव जल्दी हॉस्पिटल से निकल जाता है। जैसे ही उसने गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकाली, अनन्या भी उसके पीछे पीछे चली गई। ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो वाले को बोल देती है कि ऑटो उस गाड़ी के पीछे ले लो, और वह अभिनव के पीछे पीछे चलने लगती है। अभिनव एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी कर देता है और अंदर चला जाता है, तो अनन्या भी ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर चली जाती है। वहां जाकर देखा एक टेबल में बैठा अभिनव किसी का इंतजार कर रहा था। अनन्या भी उससे दूर वहीं बैठ जाती है और चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है ताकि अभिनव की नजर उस पर ना पड़े और वो उसे पहचान ना ले। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, पर यह तो सेजल नहीं है। अनन्या को शक सेजल पर था, पर यह सेजल नहीं है। अनन्या भी उसे नहीं जानती, तो यह अभिनव की कोई दोस्त भी नहीं है और ना हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई है। फिर आखिर कौन है? अनन्या सोच में पड़ जाती है। वे काफी देर बैठे बातें करते रहे, फिर खाना खाकर चले गए। जब तक अभिनव वहां बैठा रहा, अनन्या भी बैठी रही। जब वह उठ गया तो अनन्या भी उठ गई, बाहर आई तो जो लड़की आई थी वो भी अपनी गाड़ी में चली गई और अभिनव अपनी गाड़ी में घर आ गया और अनन्या भी ऑटो में बैठकर घर आ गई। अभिनव भूख नहीं है कहकर चला जाता है और मोहिनी जो अनन्या का इंतजार कर रही थी वो आई तो उसने इशारे से पूछा कि क्या बात है, पर अभी बात करना सही नहीं लग रहा था अनन्या को। अब कैसे बताएगी कि जिस अभिनव भैया पर उसे इतना विश्वास था उसको किसी और लड़की के साथ देखकर आ रही है, उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा, तो मोहिनी को कैसे बोले? पर बोलना तो पड़ेगा। भाभी सुबह बात करते हैं, अभी अभिनव भैया भी हैं या कोई और हमारी बात सुन सकता है, इसलिए सुबह बात करेंगे। मोहिनी को अनन्या के बोलने से डाउट तो हो गया था, पर जब अनन्या मना कर रही है तो वह जिद भी नहीं कर सकती और चली जाती है। मोहिनी और अनन्या दोनों की रात ही बेचैनी भरी गुजरी। जब सुबह अभिनव चला गया फिर मोहिनी अनन्या के कमरे में गई। वह इशारे से पूछती है कि क्या हुआ। दिल तो अनन्या का भी बैठ रहा था, पर बताना तो पड़ेगा मोहिनी को कि वह जो सोच रही है वह सही है। भाभी आपको तो पता ही है मैं पिछले एक हफ्ते से अभिनव भैया पर नजर रख रही थी। कल जब मैं उनके पीछे गई तो
वह बोलते बोलते रुक गई तो मोहिनी उसके पास आकर उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ लेती है और उसे आगे बताने को कहती है। पर अनन्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मोहिनी से नजर मिला पाए, पर मोहिनी उसे बार बार झकझोरती है कि वह बोले, तो वह बोली भी। वहाँ उनसे मिलने ना कोई लड़की आई थी। सुनकर मोहिनी के शंकित मन को झटका लग चुका था। वह बैठ जाती है। हम यदि कोई डर मन में रखें और वह सही साबित हो जाए तो क्या हाल होता है, वही मोहिनी के साथ हो गया। पर भाभी वो सेजल नहीं थी, अनन्या बोली। तो इस बार चौंक कर मोहिनी अनन्या को देखती है कि सेजल नहीं तो कौन है। वह इशारे से पूछती है, पर वो सेजल नहीं थी। अनन्या बोली। तो इस बार चौंक कर मोहिनी अनन्या को देखती है कि सेजल नहीं तो कौन है। वह इशारे से पूछती है, पता नहीं भाभी, मैंने भी उसे पहली बार देखा है। वो भैया की दोस्त और स्टाफ में से तो कोई नहीं है, कोई और है। अनन्या और मोहिनी दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लड़की कौन है। वैसे तो भाभी वो नॉर्मल बातें ही कर रहे थे, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर भैया का अफेयर किसी लड़की के साथ है तो फिर जिस दिन सेजल उनके साथ गई थी उस दिन तो भैया उससे मिले नहीं होंगे, फिर शर्ट पर वो निशान कैसे आया। अब दोनों इस बात पर कंफ्यूज हो जाती हैं। भैया का फोन चेक करना पड़ेगा। आपने कभी उनको आपसे छिपकर किसी से बात करते हुए देखा है क्या? कुछ ऐसा देखा हो जो नॉर्मल लग रहा हो। अनन्या भी अब पूरे डिटेक्टिव वाले मूड में आ गई है कि अभिनव का सच तो सबके सामने ला कर ही रहेगी। आधा तो पता चल चुका है, पूरा सच सामने अब वो ले ही आएगी। मोहिनी सोचने लगती है। फिर उसे याद आता है एक दिन रात में जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो अभिनव किसी से बात कर रहा था और जब वह उठी तो उसने फोन कट कर दिया था। तो वह उसको इशारे से कहती है कि हाँ उसने देखा है अभिनव को रात में। पहले तो अनन्या को समझ नहीं आया कि मोहिनी क्या कह रही है। फिर मोहिनी हाथ से सोने का इशारा करती है कि उस रात में सुना था बात करते हुए। भाभी मुझे स्वीकार करना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अब तो मुझे भी शक होने लगा भैया के ऊपर। अगर ये सब सच हुआ ना भाभी तो मैं अभिनव भैया को ना कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भावुक होते हुए अनन्या बोली, अपने भैया को गलत साबित होते देखना कौन सी बहन को भला अच्छा लग सकता है, वो भी जिस भाई पर उसे अभिमान था कि वह इतना अच्छा है कि अमेरिका से पढ़कर आने के बावजूद वह सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करता है और एक बोल पाने में असमर्थ लड़की से माँ पापा के कहने पर शादी करने को तैयार हो जाता है। तो वह सबको गर्व से उसके बारे में बताती थी, पर अब क्या वो मान वो इज्जत रह पाएगा अभिनव का अनन्या की नजरों में? अनन्या के ही क्या पूरे परिवार के सामने, वो भी चलो जो भी है, पर मोहिनी उसका क्या? पहले तो भगवान ने उसके साथ अन्याय किया हुआ है उसकी आवाज छीनकर, और अब अभिनव भैया कर रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 20। मोहिनी के शक जताने पर अनन्या अभिनव पर नजर रखने और सच्चाई का पता लगाने का सोचती है और वह एक हफ्ते तक रोज हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होकर अभिनव पर नजर रखती है। और एक दिन अभिनव हॉस्पिटल से निकलता है और रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलता है। अनन्या ये बात मोहिनी को बता देती है और कहती है कि अभिनव भैया का फोन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वे उस लड़की से मिलते हैं तो फोन पर बात भी करते होंगे, और अगर फोन नंबर मिल जाए तो फिर कई चीजें सामने आ जाएंगी और उस लड़की के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी कि वह कौन है। तो वह मोहिनी को कहती है कि पर कैसे? उसके लिए उनसे फोन लेना पड़ेगा और भैया किस टाइम फोन छोड़ते हैं, आप देखो और फिर मुझे ला कर दो, फिर मैं देख लूंगी, या फिर आप खुद देख लेना कॉल लॉग्स में किस नंबर पर ज्यादा बात हुई है, या फिर वो डेट याद कर लेना जिस समय अभिनव भैया रात को फोन पर बात कर रहे थे, और फिर वो नंबर नोट कर लेना और मुझे दे देना, सारी डिटेल्स निकलवा लूंगी मैं। अनन्या मोहिनी को कहती है तो वह हामी भर देती है। भाभी अब मुझे कॉलेज जाना है, पिछले एक हफ्ते से कॉलेज नहीं गई हूँ, सब पूछ रहे हैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही। कहीं किसी ने घर वालों को बता दिया ना मैं एक हफ्ते से कॉलेज नहीं गई हूँ तो घर वाले मेरी क्लास ले लेंगे कि कॉलेज नहीं जा रही तो कहाँ जा रही है, तो मेरे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अब कुछ दिन मैं रूटीन से कॉलेज जाऊंगी और साथ ही सोचूंगी कि अब आगे क्या करना है, और मेरा नाश्ता लगा दो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। कहकर अनन्या तैयार होने लगती है और नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। मोहिनी को अभिनव पर शक तो था, पर शक यकीन में बदल जाए तो क्या होता है, वही अब मोहिनी के साथ हो रहा है। वो भी बेबसी है, क्या कर सकती है, पर आज तक वह सेजल पर शक करती थी क्योंकि वह ही अभिनव के साथ अधिक करीब रहती थी, पर सेजल नहीं तो कौन है वो लड़की। अगले दिन सुबह अभिनव जब नहाने जाता है तो मोहिनी उसका फोन उठा लेती है और उसकी कॉल लॉग्स को चेक करने लगती है और उस दिन की डेट याद करती है जब अभिनव फोन पर बात कर रहा था रात में। उसे डेट याद आ जाती है और वह कॉल लॉगिन हिस्ट्री में देखती है और वो वाला नंबर नोट करने के लिए पेन ढूंढने लगती है जो कि उसे मिलता नहीं। वह पेन लेने कमरे से बाहर जाती है जिसमें उसे समय लग जाता है। वह जल्दी जल्दी आती है, फोन को उठाती है और नंबर को नोट करने लगती है। तब तक अभिनव बाहर आ जाता है जिसे देखकर मोहिनी हड़बड़ा जाती है और उसकी हड़बड़ाहट अभिनव देख लेता है। मोहिनी हाथ पीछे ले जाकर फोन छिपाने लगती है जो कि अभिनव ने देख लिया होता है। क्या छिपा रही हो? मोहिनी के पास आकर अभिनव बोला, पर मोहिनी बस अभिनव को देखने लगती है। बोलो क्या छिपा रही हो, दिखाओ मुझे। मोहिनी पीछे हटने लगती है और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। अभिनव को शक हो गया था मोहिनी कुछ छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है और पकड़े जाने का डर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभिनव को साफ दिख रहा था। दिखाओ क्या छिपा रही हो। वह उसकी कमर के पीछे हाथ ले जाता है और उसके हाथ में मोबाइल था। क्या कर रही हो मेरे मोबाइल का और छिपा क्यों रही हो? मोहिनी कुछ नहीं का इशारा करती है। कुछ तो कर रही थी और वापस दो मोबाइल। वह मोहिनी की कलाई कसकर पकड़ लेता है क्योंकि मोहिनी फोन छोड़ नहीं रही थी, जिससे मोहिनी की सिसकी निकल जाती है। बोलो क्या कर रही थी? मोहिनी अभिनव को देखने लगती है और अभिनव के मोहिनी की कलाई कसकर पकड़ने से मोहिनी कलाई में दर्द होने से मोहिनी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये देखकर अभिनव उसकी कलाई छोड़ देता है जिससे मोहिनी के हाथ से भी फोन छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अभिनव नीचे से फोन उठाता है तो देखता है कि मोहिनी ने कॉल लॉगिन हिस्ट्री खोल रखी है। क्या कर रही थी फोन नंबर देखकर तुम? क्या करोगी मेरे फोन में नंबर देखकर? किसका नंबर देख रही थी? किसी से बात करनी है तुम्हें? पर तुम कैसे बात करोगी? फिर खुद ही सोचते हुए बोला, नहीं 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 बात नहीं, शक तो नहीं कर रही हो तुम मुझ पर? अभिनव बोलता है तो मोहिनी नहीं में इशारा करती है। फिर फोन में लॉगिन क्यों खोल कर रखा था तुमने? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभिनव मोहिनी को देखने लगता है जिससे मोहिनी को डर के मारे कुछ नहीं सूझ रहा था। पहले तो कभी नहीं उठाया तुमने फोन, आज क्या हो गया? मोहिनी को कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे? तो वह बाहर जाने लगती है तो अभिनव उसका हाथ पकड़ लेता है। बताकर जाओ मुझे क्या कर रही थी। मोहिनी बताओ मुझे क्या कर रही थी। मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तो अभिनव की सच्चाई से दुखी थी, ऊपर से फोन चेक करती हुई पकड़ी गई तो वह जबरदस्ती हाथ छुड़ाने लगती है तो अभिनव उसका हाथ छोड़ देता है और मोहिनी आंसू साफ करते हुए बाहर चली जाती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? मोहिनी की आंखें देखकर अनन्या बोलती है तो मोहिनी कुछ नहीं का इशारा करके बताती है। अच्छा फिर देखा आपने भैया का फोन? अनन्या पूछती है तो मोहिनी हाँ में इशारा करती है। मिला कोई नंबर जिस पर बार बार बात हुई हो? मोहिनी हाँ में इशारा करती है। अच्छा मतलब नोट किया आपने वो नंबर? मोहिनी नहीं का इशारा करती है तो अनन्या पूछती है क्यों?
तब तक अनन्या की नजर अभिनव पर पड़ती है जो मोहिनी के पीछे पीछे बाहर आ गया था, जिसको देखकर अनन्या बात बदल देती है। भाभी मुझे ना आज जल्दी कॉलेज जाना है, नाश्ता बन गया है तो आप मेरा नाश्ता लगा दो। अनन्या की बात बदलने से मोहिनी उसे आश्चर्य से देखने लगती है, पर फिर वह समझ जाती है तो मुड़कर देखती है तो अभिनव वहीं खड़ा था, तो वह भी किचन में चली जाती है और उन दोनों को देखकर अभिनव को भी शक हो जाता है कि उसकी जासूसी तो नहीं हो रही है, क्योंकि मोहिनी तो बोल नहीं सकती तो वो फोन नंबर का क्या करेगी, पर अनन्या तो कर सकती है। उसके बाद अभिनव फोन कम ही छोड़ता है, पर अब मोहिनी मौका देखने लगती है कि अभिनव फोन कब छोड़े, और मोहिनी को मौका मिल भी जाता है और इस बार मोहिनी की कोशिश सफल हो जाती है। वह नंबर लेने में कामयाब हो जाती है और वह नंबर जब अनन्या को देती है तो अनन्या उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? उधर से आवाज आई, जी मैं अनन्या बोल रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर निकिता बोल रही हूँ, बताइए क्यों कॉल किया है आपने? उसके ऐसा बोलने से अब अनन्या हड़बड़ा जाती है और वह कहती है जी वो, कहकर अनन्या फोन काट देती है। ये तो डॉक्टर ही है, अनन्या सोच में पड़ जाती है। मोहिनी पूछती है कौन है तो अनन्या थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और अब वह मोहिनी को फिलहाल कुछ नहीं बताती और कहती है बाद में बताएगी। उसे भी अब यकीन होने लगा था तो वह सोचती है पहले सब पता कर लेती हूँ तभी बताऊंगी। अनन्या को पता तो चल चुका था कि वह नंबर किसी डॉक्टर का है और फोर्टिस हॉस्पिटल का है, तो वह डॉक्टर निकिता के बारे में पता करती है और उसे जानकर हैरानी होती है कि वह भी अमेरिका से डॉक्टरी करके आई है, उसी इंस्टीट्यूट से जिससे अभिनव ने किया है। दोनों हम उम्र है, मतलब उन्होंने साथ ही पढ़ाई की है, तो ये भी हो सकता है कि अभिनव भैया की दोस्त हो, पर भैया ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। बाकियों के बारे में तो अनन्या को पता है पर इसके बारे में नहीं पता। वह इस बारे में मोहिनी को फिलहाल कुछ नहीं बताती, पहले वह पूरी जानकारी ले लेगी तभी बताएगी। और अनन्या के मन में भी थोड़ा बहुत डर बैठ गया है कि अभिनव सच में गलत हुआ तो क्या होगा, तो वह पहले पूरी सच्चाई पता कर लेना चाहती है। वह फोर्टिस अस्पताल जाती है और निकिता किससे मिलती है ये भी पता करती है और उसकी फैमिली का भी पता करती है। अनन्या को पता चलता है कि निकिता अभी अविवाहित है और वह हफ्ते में एक दिन अभिनव से मिलने रेस्टोरेंट या किसी और जगह पर जरूर जाती है, जो कि अनन्या ने देखा भी। पर अब ये बात अनन्या फिलहाल मोहिनी को नहीं बताती है क्योंकि मोहिनी और परेशान हो जाएगी। पर एक दिन संडे को अभिनव कहता है कि आज उसके दोस्त घर पर आ रहे हैं। वैसे तो वह दोस्तों को घर पर कम ही बुलाता है, पर आज कह रहा था तो मोहिनी सबके लिए खाना बनाती है और जो लोग आएंगे उनमें निकिता भी थी, जिसको देखकर अनन्या पहचान जाती है और अभिनव अब उसको घर भी लाने लगा है। आज से पहले तो कभी नहीं लाया, अब क्यों ला रहा है? अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिनव सबको अपनी फैमिली से मिलाता है। ये निकिता है, इसने और मैंने एक ही साथ स्टडी की अमेरिका में, और ये मेरी अच्छी दोस्त भी है निकिता, ये मेरी वाइफ है मोहिनी। हेलो, निकिता बोलती है तो मोहिनी भी मुस्कुरा देती है। सब लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर बैठकर वे लोग आपस में बात करने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। आखिर अनन्या मोहिनी को बताने का सोचती है कि निकिता ही वह लड़की है और अब तो अभिनव को इतनी हिम्मत हो गई है। अब तक तो वो उससे बाहर ही मिलता था लेकिन अब घर भी लाने लगा है। भाभी, निकिता ही वो लड़की है जो उस दिन भैया के साथ रेस्टोरेंट में थी। अनन्या के निकिता का नाम लेने से मोहिनी उसे हैरानी से देखने लगती है। और भाभी हाँ, जो वो नंबर आपने मुझे लाकर दिया था ना, वो भी निकिता का ही है। मैंने सब पता किया है इसके बारे में, ये भी फोर्टिस हॉस्पिटल में ही डॉक्टर है और हफ्ते में एक बार भैया से मिलने जरूर आती है। मोहिनी हैरानी से अनन्या को देखने लगती है, मतलब वो लड़की निकिता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 21। अनन्या मोहिनी को बता देती है कि निकिता ही वह लड़की है जो अभिनव से हफ्ते में मिलने जरूर आती है और जो नंबर मोहिनी ने दिया है वह भी उसी का है। सुनकर मोहिनी चौंक जाती है तो वह कहती है कि हाँ भाभी, वह लड़की निकिता ही है। शाम को अभिनव घर आया तो उसने मोहिनी को बताया, मोहिनी मुझे 2 दिन के लिए गोवा जाना है, मेरे जरूरी कपड़े तैयार कर देना। मोहिनी इशारे से पूछती है कि गोवा क्यों जाना है? वहाँ एक सेमिनार अटेंड करना है, तो हमारे शहर के डॉक्टर्स का एक पैनल जा रहा है जिसमें हमारे हॉस्पिटल से मुझे जाना है, बाकी अन्य हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स होंगे। कितने दिन के लिए? मोहिनी ने पूछा तो अभिनव ने जवाब दिया 2 से 3 दिनों के लिए। अभिनव को कॉफी देकर मोहिनी बाहर आकर डिनर की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर में सभी लोग डिनर करने आ गए तो अभिनव ने सबको बताया कि वह 2 दिन बाद गोवा जाने वाला है सेमिनार में, जो वह कई बार जाता रहता है, तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अनन्या का माथा ठनक गया। अन्य दिनों की बात होती तो शायद वह भी अभिनव का आम सेमिनार समझती, पर अब तो उसे भी अभिनव की हर बात पर शक होने लगा है और वो भी गोवा जाना है। अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का पैनल है। वह अब जानना चाहती है कि इस पैनल में निकिता भी है या नहीं। कौन कौन जा रहा है भैया? ऑफ कोर्स डॉक्टर ही होंगे ना। मीन्स आपके दोस्तों में से भी कोई होगा क्या? तुझे क्यों जानना है कौन जा रहा है कौन नहीं? आजकल कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करने लगी है तू? अनन्या के सवाल पूछने पर अभिनव बोला तो अनन्या बोली, सॉरी भैया, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। सब खाना खाकर उठ गए पर अनन्या का खाना हजम नहीं हो रहा था। अब तो तभी चैन आएगा जब ये पता चलेगा कि अन्य पैनल में निकिता है या नहीं। वैसे आजकल वह डिटेक्टिव मोड में ही रहती है। जैसे ही सब लोग गए, मोहिनी को अकेला देखकर वह मोहिनी के पास जाती है। भाभी, भैया गोवा जा रहे हैं, पता करना पड़ेगा कि निकिता भी जा रही है या नहीं, और अगर निकिता जा रही है ना भाभी तो फिर हमारे लिए टेंशन है, पर पता कैसे करें? फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, भाभी आप भैया का सामान कपड़े रखते हो तो उनमें जरूर ऐसा कोई कागज होगा जिसमें उस सेमिनार के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा होगा। जाओ आप देखो, और अगर निकिता उस पैनल में है ना तो फिर आप भी गोवा जाने की तैयारी करो। क्या कह रही हो? वह इशारे से पूछती है। हाँ भाभी, अगर इस पैनल में निकिता है ना तो फिर आपको भी भैया के साथ जाना पड़ेगा। मोहिनी ना का इशारा करती है। वह नहीं जाएगी। वह क्या करेगी वहां जाकर? और अभिनव क्यों ले जाएगा उसे अपने साथ? मैं नहीं जाऊंगी। भाभी, मुझे लगता है अगर अभिनव भैया भटक रहे हैं ना, जैसा हमें लगता है, खैर अभी कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, पर हमारा जो शक है, तो एक बार आपको एक कोशिश तो करनी पड़ेगी अपना रिश्ता बचाने के लिए। आप क्या चाहती हैं? अभी जो हमारा डर है वो सच साबित हो जाए? कहीं भैया सोचें कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब किसी को कुछ पता नहीं है, और बात कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि वो कोई बड़ा कदम उठा ले, तो आपने सोचा है क्या होगा? इसलिए अगर भैया की जिंदगी में कोई है भी ना तो आपको उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। आप उनकी पत्नी है, आपका हक है उन पर, और आपका हक बचाने के लिए आप एक कोशिश तो कर ही सकती हैं, और वो आपको करनी भी पड़ेगी। वैसे तो भगवान करे हमारा शक ही हो और भैया और निकिता सिर्फ दोस्त हो, और अगर दोस्त से कुछ ज्यादा होने का सोचेंगे ना तो आप अपना हक इतनी आसानी से मत छोड़ना, और आपको मजबूत होना पड़ेगा। भाभी, भैया को एहसास दिलाना होगा कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी, आप उनकी पत्नी हैं और आपको वो सम्मान और जगह उनको देनी पड़ेगी जिसकी आप हकदार हैं। इसलिए अगर निकिता गोवा जा रही है ना तो आपको भी जाना होगा ताकि आप भैया के करीब भी रहो और उन पर नजर भी रख सको। अनन्या के कहने से मोहिनी भी सोच में पड़ गई। उसने तो इतना सोचा ही नहीं जितना अनन्या सोच रही है, पर अगर सच में अभिनव के साथ निकिता भी जा रही है तो इस कल्पना ने ही मोहिनी को डरा दिया था। भगवान करे ऐसा ना हो। अब वह कमरे में जाती है, अभिनव का सामान रखने लगती है। बाहर तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें सेमिनार के बारे में कुछ हो। तभी उसकी नजर बेड पर रखे साइड के एक छोटे से स्टूल पर पड़ी जिसमें टेबल लैंप और फोन वगैरह रखे रहते हैं।
उस पर पड़ी वहाँ उस पर वहीं एक कागज फोल्ड करके रखा हुआ था। अभिनव बुक पढ़ने में व्यस्त था। वह कागज उठाती है और खोलती है तो उसमें सेमिनार के बारे में लिखा था, कहाँ होना है, कौन कौन से डॉक्टर शामिल हों। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर डॉक्टर निकिता नाम पर पड़ी और उसके डर को अब बल मिल गया और कागज फोल्ड करके रख दिया और बैठ गई। अब सोच में है क्या करे। अभिनव की तरफ देखती है जो बुक पढ़ने में व्यस्त है। क्या अभिनव का निकिता के साथ जाना एक संयोग है कि वह जानबूझकर उसके साथ जा रहा है? क्या अभिनव सच में उसे धोखा दे रहा है? क्या ऐसा कुछ है? वह उसे देखने लगती है। अगर यह सच है तो वह अभिनव को खोने के लिए तैयार है। मन से आवाज आई, नहीं, वह उसका पति है, शादी हुई है उनकी। वह अभिनव को नहीं खो सकती, पर अभिनव भटक रहा है तो वह उसे रास्ते पर लाएगी। पर उसके मन का भी तो नहीं पता कि इसके मन में क्या है। आज तक ना उसने मोहिनी को ढंग से अपनाया है और ना छोड़ा। मोहिनी भी बस एक उम्मीद पर रिश्ता चला रही है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर क्या सच में सब ठीक हो पाएगा? वह अभिनव को देख रही थी। अभिनव बोला, क्या हुआ मोहिनी, क्यों देख रही हो? कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। मोहिनी चौंकी नहीं। मोहिनी ने ना का इशारा किया। सो जाओ फिर। मोहिनी ने इशारा किया कि नींद नहीं आ रही। अभिनव पूछता है, क्यों? क्यों क्या बताए? वजह तो तुम ही हो। उसकी जिंदगी ऐसे उलझा जो रखी है। वह बस सोच ही रही होती है। अनन्या कह रही थी कि अभिनव के साथ गोवा जाऊं कि नहीं, पर ये पता चलने के बाद कि निकिता भी जा रही है तो चैन से तो मैं भी आ नहीं रह पाऊंगी। तो हाँ, मुझे भी गोवा जाना है। मैं ऐसे अभिनव को मनमानी नहीं करने दूंगी। और अनन्या भी ठीक कह रही है, एक कोशिश तो कर ही लेती हूँ। वहां जाकर ये तो पता चल ही जाएगा कि अभिनव और निकिता के बारे में हम जो सोच रहे हैं वो सही है या हम गलत हैं। पर अभिनव का व्यवहार भी तो उसके लिए अजीब सा है। कभी बहुत पॉसेसिव हो जाता है और कभी बिल्कुल लापरवाही दिखाता है। उसे मेरी फिक्र है और कभी लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं करता। पर सच्चाई क्या है? मोहिनी सोच रही है, बेड पर सिर टिकाए। सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी, जल्दी नहाकर बाथरूम से फ्री हुई, अभिनव के कपड़े निकाल कर बेड पर रखती है। जो भी जरूरी सामान वह ले जाता है वह सब रखकर वह बाहर चली गई। दुगु को तैयार करने लगी और स्कूल भेजा। सुप्रिया भी अब ठीक है, वह ऑफिस जाने लगी है और उसके एक्सीडेंट से मोहिनी को ये फायदा हुआ है कि अब वह पहले से काफी बदल चुकी है। मोहिनी की तारीफ बेशक नहीं करती पर अब उसे भला बुरा भी नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद अनन्या मोहिनी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने पता किया कि निकिता जा रही है कि नहीं। तो मोहिनी बताती है कि हाँ जा रही है। भाभी अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। उनकी बात भैया कभी नहीं टालेंगे। भैया के नाश्ते के टेबल पर आने से पहले मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी ताकि बाद में भैया टिकट बुकिंग का कोई बहाना ना बना सके। मोहिनी भी अब जाना चाहती है तो वह रजामंदी दे देती है। अनन्या ने देखा पापा भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। वह गई और उनके पास बोली, पापा मेरे प्यारे पापा, और उनको हक करने लगती है। मेरी प्यारी गुड़िया, आज सुबह सुबह पापा को मस्का लग रहा है, जरूर चाहिए होगा कुछ। क्या पापा आप भी ना, मैं आपसे प्यार नहीं जता सकती क्या? वह तुमकर बैठ जाती है। अच्छा बाबा सॉरी, बोलो कितने पैसे चाहिए? वैसे तो मुझे पैसे नहीं मांगने थे पर आप दोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। ये ले। जेब से वॉलेट निकालकर उसमें से पैसे निकालकर अनन्या को देते हैं। उसके पास ही बैठ जाते हैं। थैंक यू पापा, मेरे प्यारे पापा। हाँ बिगाड़ ले, जितना बिगाड़ना है। उसकी मम्मी ने पैसे देते हुए देखा तो गुस्सा करते हुए बोली, क्या मम्मी आप भी सही कह रही हूँ। अच्छा मम्मी आप रहने दो, मुझे पापा से बात करनी है, करने दो मुझे बात। हाँ बोलो। पापा आपको नहीं लगता कि अभी भैया को मोहिनी भाभी को गोवा ले जाना चाहिए? वो तो जब से शादी हुई है तब से कहीं गई ही नहीं है। वो तो सेमिनार में जा रहा है ना हॉस्पिटल की तरफ से। तो क्या हो गया, भाभी का मन है, वो कभी नहीं गई गोवा। आप बोलिए ना उनको अपने साथ ले जाए। मोहिनी ने कहा क्या जाने को? हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ अभिनव से, पर उनको मत कहना कि मोहिनी भाभी कह रही थी। आप ये बोलो कि मोहिनी भाभी को भी साथ ले जाए। ठीक है आने दो, मैं बात करता हूँ फिर उससे। अभिनव तैयार होकर आया तो उसने मोहिनी को आवाज दी, मोहिनी मेरा नाश्ता लगा दो, मोहिनी मेरा नाश्ता लगा दो, और चेयर खींचकर आगे बैठ जाता है। उसके पापा भी आ गए। मोहिनी बेटा मैं भी रेडी हूँ, मेरा नाश्ता भी लगा दो। मोहिनी उनका नाश्ता लेकर आई। क्या बात है, आज तो आलू के पराठे हैं। उसके पापा पराठे की महक सूंघकर बोले तो मोहिनी भी उन दोनों को नाश्ता लगाने लगती है। तो अनन्या वहीं आकर बैठ गई तो उसे देख अभिनव बोला, कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? एकदम बढ़िया भैया, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। बाकी तो सब ठीक चल रहा है अभिनव, हम चाहते हैं तुम और मोहिनी भी बढ़िया से रहो। हमें क्या है पापा, हम तो बढ़िया से ही हैं। क्या बढ़िया है, जब से शादी हुई है तुम मोहिनी को कहीं घुमाने ही नहीं ले गया है। अब तुम गोवा जा रहे हो तो मोहिनी को भी साथ ले जाओ। पर पापा मोहिनी वहाँ क्या करेगी? वहाँ मैं हॉस्पिटल की तरफ से जा रहा हूँ, दिन भर सेमिनार में रहूंगा, मोहिनी वहाँ अकेली बोर हो जाएगी। तो क्या हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेना, जब सेमिनार खत्म हो जाए फिर घूम लेना। आप नहीं समझ रहे पापा, मैं नहीं ले जा सकता, फिर कभी चले जाएंगे। बेटा मोहिनी की भी इच्छा है जाने की, ले जाओ। उनके ऐसा बोलने पर अभिनव मोहिनी को देखने लगता है। सच में मोहिनी तुम जाना चाहती हो? पर मुझे तो नहीं बताया तुमने, फिर किसे बताया? अभिनव के सवालों से बचने के लिए मोहिनी किचन में पराठे लेने जाने का बहाना बना लेती है और चली जाती है। अभिनव अनन्या को देखने लगता है कि आजकल ये दोनों ही खुसुर-फुसुर करती रहती हैं, तो अनन्या को ही बताया होगा। तो वह अनन्या को बोला, तुम्हें बोला मोहिनी ने? भाभी ने मुझे बोला या नहीं? हम सब चाहते हैं कि आप भाभी को अपने साथ ले जाओ। अनन्या ठीक कह रही है, अब जिसको भी बोला हो पर मोहिनी को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। पर पापा परवर कुछ नहीं, मोहिनी भी तुम्हारे साथ जा रही है। अभिनव के पापा बोले तो अब अभिनव को भी मानना पड़ा। ठीक है पापा, अब वह मोहिनी को भी अपने साथ ले जाएगा गोवा। देखते हैं गोवा जाकर मोहिनी को कुछ नया पता चलेगा या कुछ और, पर जो भी होगा अलग होगा। जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 22। अभिनव गोवा जा रहा है। जब ये बात अनन्या ने सुनी तो उसके दिमाग की बत्ती जली। कहीं निकिता भी तो नहीं जा रही है उसके साथ? आजकल वैसे भी वो जासूस बनी हुई है। तो वह मोहिनी को कहती है कि पता करें निकिता जा रही है या नहीं। जो भी पता चल चुका है कि वह भी जा रही है। तो अनन्या अपने पापा को कहती है कि वह अभिनव को कहे कि वो मोहिनी को भी अपने साथ ले जाए। तो पहले तो अभिनव मना करता है, पर उसके पापा के कहने पर अब मोहिनी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। जब अभिनव चला गया फिर अनन्या खुश होकर बोली, भाभी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, अब तो आप भी जा रही हो गोवा, और वहाँ जाकर उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखना ताकि पता चले कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत। और दूसरा, आप अभिनव भैया के साथ रहोगी तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहेगा और आपको भी तसल्ली रहेगी। फिर वह कुछ सोचने लगती है। अच्छा भाभी शाम को तैयार हो जाना, मार्केट चलेंगे। मोहिनी इशारे से पूछती है क्यों? साड़ियाँ पहनोगे क्या गोवा में? कुछ अलग ड्रेसेस लेंगे, वही पहनना वहाँ। अनन्या के कहने से मोहिनी ना का इशारा करती है, पर अनन्या कहती है अभी मुझे कॉलेज जाना है और शाम को हमें जाना है मार्केट, और अब आप ज्यादा नानुकुर नहीं करोगे। चलो बाद में मिलते हैं भाभी, बाय।
कहकर अनन्या चली जाती है और मोहिनी अपने काम पर लग जाती है। शाम को अनन्या मोहिनी को अपने साथ मार्केट ले गई और मोहिनी के ना कहने के बावजूद भी उसने उसको एक दो वेस्टर्न ड्रेस दिला दिए, जो कि मोहिनी ने अनन्या का मन रखने के लिए रख ली कि पहननी तो है नहीं, पर जब वह इतनी जिद कर रही है तो मना भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वह और भी जरूरत का सामान मोहिनी को दिलाकर ले आई। मोहिनी तो कभी ऐसे गई नहीं, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। जो सामान अनन्या ने उसे लाकर दिया उसने रख लिया। भाभी, गोवा बहुत खूबसूरत जगह है, खासकर उसके बीच। पिछले साल हमारा ट्रिप गया था कॉलेज का, तब गई थी मैं। भाभी, गोवा ना बहुत खूबसूरत जगह है, खासकर वहाँ के बीचेस। पिछले साल हमारा कॉलेज ट्रिप गया था और हमने बहुत एंजॉय किया था वहाँ, इसीलिए मुझे पता है वहाँ क्या जरूरत पड़ेगी। मैंने वो सारा सामान रख दिया है। अनन्या मोहिनी को समझाते हुए बोली। शाम को अभिनव घर आया तो मोहिनी से बोला, मोहिनी, तुमने मुझे तो बोला नहीं कि तुम्हें मेरे साथ गोवा जाना है। अभिनव के बोलने से मोहिनी उसे देखने लगती है। अब उसे क्या बोले कि ये सब प्लान अनन्या का है। वैसे आजकल तुम घर वालों को ज्यादा नहीं बताने लग गई हो, मुझे तो बताती नहीं। मुझे तुम्हारी मर्जी घर वालों से पता चल रही है। जाना चाहती थी तो मुझे बताती, तुमने घर वालों को क्यों बोला? तुमने ही बोला ना। मोहिनी ना का इशारा करने लगती है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, करोगी क्या वहाँ जाकर तुम? मैं तो बिजी रहूंगा दिन भर सेमिनार में, तुम अकेले बोर हो जाओगी वहाँ। तुम पर नजर तो रखूंगी, अपने मन में मोहिनी बोली। और अब ज्यादा सवाल ना पूछे तो मोहिनी उसके सवालों से बचने के लिए बाहर चली जाती है। आखिर आज अभिनव और मोहिनी गोवा जा रहे हैं। वे लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अन्य लोग भी वहां पहुंच चुके हैं जिन्हें उनके साथ जाना है, पर अभी प्लेन टेक ऑफ होने में समय है, तो वे लोग वेट कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर यहाँ से जा रहे हैं सब लोग अकेले ही जा रहे हैं। बस अभिनव के साथ ही उसकी पत्नी जा रही है। निकिता भी आ जाती है। स्किन टाइट जीन्स, व्हाइट कलर की शर्ट, कंधे से थोड़ा नीचे तक खुले बाल, दिखने में काफी स्मार्ट है। आते ही मोहिनी को बोली, हेलो मोहिनी, कैसी हो? मोहिनी ठीक है का इशारा करती है। फिर वह अभिनव से बातें करने लगती है। काफी देर वे दोनों बातें करते रहे, जो कि मोहिनी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो तो बोल नहीं सकती, बात क्या करेगी, इसलिए चुपचाप ही खड़ी है। घर में होती तो इधर उधर काम पर लग जाती, पर यहाँ तो बस उनको देखना ही पड़ रहा है और उसकी तरफ देख रही होती है तो अभिनव भी उसे देखने लगता है। क्या हुआ मोहिनी, कुछ कहना है? मोहिनी हाँ का इशारा करती है। क्या हुआ, बोलो। वह अभिनव को अपने साथ आने को कहती है तो अभिनव भी उसके साथ आ जाता है। मोहिनी चेयर पर बैठ जाती है, जिससे अभिनव को हंसी आ जाती है। क्यों लाई हो मुझे यहाँ? अभिनव के कहने पर मोहिनी दूसरी तरफ देखने लगती है। मेरी तरफ देखो, नहीं तो मैं फिर से चला जाऊंगा। उसके ऐसा कहते ही मोहिनी उसको देखने लगती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है ताकि वह जाए ना। अच्छा, नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। वैसे मोहिनी, तुम ऐसे कब से हो गई हो? अब मोहिनी भी उसे कैसे बताए कि उसे नहीं अच्छा लग रहा कि वह निकिता से बात करे, पर जब तक साथ में है वह कोशिश तो कर सकती है उसे निकिता से दूर रखने की। उसके बाद अभिनव उसके साथ ही बैठा रहा। प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार था। जिसकी अनाउंसमेंट हुई तो सब लोग बैठने के लिए चले गए। यहाँ भी मोहिनी की समस्या कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो सीटिंग प्लान वहाँ था उन तीनों को एक सीट मिली थी, एक जगह पर, और अभिनव मोहिनी और निकिता के सेंटर वाली सीट पर बैठने वाला है, जो कि मोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अभिनव बैठ जाता है और निकिता भी, पर मोहिनी खड़ी रहती है। बैठ जाओ ना मोहिनी, खड़ी क्यों हूँ? अभिनव बोला। बैठ जाओ। पर जब वह नहीं बैठी तो अभिनव को उसकी बात समझ आ गई। यहाँ पर बैठना है क्या? मोहिनी ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है, बैठ जाओ, कहकर वह कॉर्नर की सीट की तरफ बैठ गया। अब मोहिनी को थोड़ा चैन आया और वह सेंटर में बैठ गई। निकिता उससे बात करने लगी। मोहिनी की बातें उसे समझ नहीं आती तो अभिनव समझा दे रहा था। वह भी समझ गया था कि मोहिनी से कोई बात करने वाला नहीं, इसीलिए उसे बुरा लग रहा है। अब मोहिनी को थोड़ा अच्छा लग रहा था और आज बहुत दिनों बाद अभिनव उसके साथ अच्छा व्यवहार भी तो कर रहा था। वह सोचने लगती है कि उसका साथ में आने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। अभी तो सफर की शुरुआत है, देखते हैं जब तक वापस आते हैं यही बात मन में बनी रहती है या नहीं। उड़ान भरते समय वह अभिनव का हाथ फिर से पकड़ लेती है और तभी छोड़ती है जब प्लेन की लैंडिंग होती है गोवा में। वह अभिनव के साथ है तो उसे अच्छा लग रहा है। गोवा पहुंचने पर वे उस होटल में पहुंचे तो यहाँ भी निकिता का रूम उनके साथ लगता है, तो वो भी समस्या है, पर मोहिनी उसको कोई चांस नहीं देगी। वह अभिनव के साथ ही रहेगी, इसके लिए जो भी करना पड़े वो करेगी। यही सोचकर तो आई है वो, और वैसे भी एक कोशिश तो वो भी करेगी अपनी तरफ से। होटल का रूम खोलकर वे अंदर आते हैं। आज पहली बार वे दोनों घर से बाहर आए हैं जब से शादी हुई है। सफर में थकान हो गई है उन्हें, तो थोड़ा फ्रेश होकर वह कपड़े चेंज करके आती है। और अभिनव का भी सेमिनार कल है तो आज उन्हें होटल में ही रुकना है। खाना खाकर रेस्ट करने के बाद शाम को वह रूम से बाहर बैल्कनी में आ गए। वह होटल ऐसी जगह पर था जहाँ की बैल्कनी से समंदर साफ दिखाई देता था। उसने पहले कभी ऐसा अद्भुत नजारा नहीं देखा, तो खड़ी होकर सामने समंदर के उस हसीन नजारे को देख रही थी। हवा चलने की वजह से लहरें हवा पर सवार होकर आ रही थी और किनारे पर आकर टकराकर बिखर जा रही थी। वह प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। मोहिनी सोचने लगी है, ये लहरें भी प्रेम में पगी वह प्रेमिका है, जो सागर, जो कि उसका घर है, उसे छोड़कर अपने प्रेमी तट से मिलने आ रही है। जैसे वे लहरें बल खाती हुई तेज गति से आकर तट पर आकर उससे मिल जाती है और टकराकर बिखर जाती है। वह काफी देर इन लहरों और उसके तट से मिलने के दृश्य को देखती रही, जिसे देखकर उसके मन में भी प्रेम की लहरें उठने लगी। वह काफी देर खड़ी रही। हवा चल रही थी जिसमें उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी ग्रे कलर की शिफॉन की साड़ी जिस पर पिंक कलर का प्रिंट था, उसका पल्लू बार बार हवा की वजह से उड़ रहा था और बाल भी। पर वह ध्यान से सामने का खूबसूरत नजारा देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कोई है। अभिनव उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। आभास होते ही वह पीछे मुड़ी तो अभिनव खड़ा था, उसे देख रहा था। मोहिनी के बाल उड़कर हवा की वजह से उसी के चेहरे पर लिपट रहे थे और हवा की वजह से पल्लू भी हवा में उड़ रहा था, जो उड़कर अभिनव के चेहरे पर लग रहा था। वह उसे हाथ से नीचे करता है। मोहिनी के बाल जो मोहिनी के चेहरे पर उड़कर आ रहे थे उनको हटाने लगा। इस वजह से मोहिनी उसे ही देखने लगी। अभिनव के बाल भी हवा की वजह से उड़ रहे थे। मोहिनी अभिनव को यह सब करते देख रही थी तो कुछ पल के लिए मोहिनी ने खुद को किसी और जहां में महसूस किया। वह अपलक बस अभिनव को देख रही थी। उसे महसूस हुआ वह भी सागर में उठती लहरें हैं और उसका तट उसके सामने है, जिससे उसे मिलकर बिखर जाना है। उसको ऐसे देखते देख अभिनव भी उसके पास आ गया और उसकी कमर को हाथ से पकड़ लेता है, जिससे मोहिनी अभिनव के बिल्कुल पास आ गई थी। दोनों इतने पास थे, एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। मोहिनी को लगा उसके मन के समंदर में भी प्रेम पगी इच्छाओं की लहरें सवार हो गई और मन किया वह अभिनव के बिल्कुल करीब आ जाए, सारे शर्म के पर्दे छोड़कर वह उसके सीने से लग जाए। तभी उसे अपनी कमर पर अभिनव के हाथ की पकड़ और मजबूत महसूस हुई और उसे लगा वह उसकी बाहों में आकर बिखर जाएगी, उसमें समा जाएगी। उसी प्रकार
जिस प्रकार समुद्र की लहरें अपने किनारे पर आकर सारी सीमाएं तोड़कर बिखर जाती हैं, वह भी अपनी मन की इच्छाओं की लहरों के उठान को बिखरने देना चाहती थी। उसे महसूस हुआ अभिनव भी उसके चेहरे पर झुक रहा था, पर फिर मोहिनी को लगा मानो वे लहरें जो उठकर आ रही थी एक भंवर में आकर घूमने लगी, बिल्कुल उसके मन की तरह। उसके मन में भी भंवर चल रहा था अभिनव के बारे में, और दे रहा है तो वह उसके प्यार के लायक है, कहीं ये भंवर उसे डुबा तो नहीं देगा। फिर उसे पिछला सब याद आने लगा और वे सारे ख्यालात रिजर्व हो गए जो अभिनव को लेकर आ रहे थे, और जिस दुनिया में वह थी वहां से वापस आ गई। उसने अभिनव से नजरें हटा ली और अभिनव का हाथ भी हटा दिया और समंदर की तरफ फिर से देखने लगी। अभिनव भी अब इधर उधर झांकने लगा। एक तो इतना हसीन नजारा और उस पर उससे खूबसूरत उसकी पत्नी को देख वह सब भूल गया था। पर अजीब सा रिश्ता है अभिनव और मोहिनी का। आंखों में प्यार तो अभिनव के भी भरा है मोहिनी के लिए, पर पता नहीं क्यों वह जताता नहीं। क्या मजबूरी है उसकी? क्या मोहिनी से शादी मजबूरी है या कोई और वजह है? जो भी है, जब से शादी हुई है दोनों ने अजीब सी कश्मकश भरी जिंदगी गुजारी है, पर शायद गोवा ही उन्हें उनकी इस कश्मकश और उलझन से निकालकर उनकी जिंदगी को कोई दिशा दिखा दे, क्योंकि जैसी जिंदगी में जी रहे हैं वैसी जिंदगी भी तो मुश्किल ही है जीना। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 23। अब तक आपने जाना कि अभिनव को गोवा सेमिनार में आना था और उसके साथ मोहिनी भी आई हुई है। होटल के जिस रूम में वे ठहरे हुए हैं उसके सामने एक बैल्कनी है जिससे समंदर का नजारा दिखता है। मोहिनी वही देख रही होती है कि अभिनव भी वहीं आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक असहज स्थिति का सामना करते हैं। अब वे दोनों सामने देखने लगते हैं। अब आगे मोहिनी और अभिनव बैल्कनी में खड़े थे तो वहां पर निकिता आ जाती है। अभिनव दोनों हाथ ग्रिल पर रख झुककर आगे को खड़ा था। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। सामने की तरफ देख निकिता बोली तो अभिनव उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। डेनिम का नी तक का हाफ जंपसूट पहने निकिता खड़ी थी। या वेरी ब्यूटीफुल, बट यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। निकिता को देख हंसते हुए अभिनव बोला तो निकिता भी हंसने लगी, पर मोहिनी को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था तो वह अभिनव को देखने लगती है। अभिनव, वाइफ के सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो, मोहिनी बाद में तुम्हारे कान खींचेगी। उसकी बात सुनकर अभिनव भी हंसने लगा और मोहिनी की तरफ देखने लगा, जिसे उसका ये मजाक पसंद नहीं आया। मोहिनी क्यों कान खींचेगी? पहले नंबर पर तो मोहिनी ही ब्यूटीफुल है, तुम उससे थोड़ा सा कम हो, तुम दूसरे नंबर पर हो। अब ये क्या बात हुई? एक पल में आसमान पर बिठाकर फिर तुमने मुझे धरती पर पटक दिया। अब जो भी है वही बोल रहा हूँ जो सच है। अच्छा ये बताओ तुम अब तक कहाँ थी? कुछ नहीं, फ्रेश होकर लंच किया, उसके बाद रेस्ट किया और फिर अभी तक देख रही थी कि सेमिनार का वेन्यू कहाँ है, सुबह साथ ही निकलेंगे। अभिनव से निकिता बोली। फिर मोहिनी से बोली, मोहिनी तुम भी गोवा पहली बार आई हो ना, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मोहिनी मुस्कुरा देती है तो अभिनव बोला, मोहिनी को गोवा पसंद है और सी बीच भी, है ना मोहिनी? रियली? हाँ, तभी तो साथ आई है। अच्छा किया आ गई, जब सेमिनार से फ्री होंगे ना तब चलेंगे। मैंने भी बस सुना है गोवा के बीचेस के बारे में, मैं भी पहली बार आई हूँ। ओके चलेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद निकिता जाने लगती है तो अभिनव बोला, चलो निकिता साथ ही डिनर कर लेते हैं, वहाँ अकेले क्या करोगी? अरे नहीं। क्यों, क्या बात हो गई? चलो ना, आ जाओ। अभिनव के जिद करने पर निकिता आ जाती है, जो कि मोहिनी को पसंद नहीं आ रहा था, पर अभिनव उसे इतनी जिद कर रहा था तो वह आ जाती है। रूम में आते हुए वो बोली, अभिनव तुम कपल के बीच में मैं क्या करूंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, वहाँ अकेले डिनर करोगी इससे अच्छा है हम तीनों साथ में ही खा लेते हैं, क्यों मोहिनी? मोहिनी की तरफ देखकर अभिनव बोला। फिर निकिता से कहता है, बोलो क्या ऑर्डर करूं? अपनी मर्जी से मंगा लो कुछ भी, मेरी पसंद तो तुम्हें पता ही है ना, बाकी मोहिनी से पूछ लो वो क्या खाएगी। मोहिनी का भी मुझे पता है। कहकर वह ऑर्डर करता है तो थोड़ी देर में वेटर खाना देकर चला जाता है। वे तीनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वे बातें करने लगते हैं तो अभिनव मोहिनी को कहता है, मोहिनी बैग से मेरी बुक निकाल कर दे दो, मुझे तो नींद आएगी नहीं जब तक बुक ही पढ़ लूं। उसके बोलने से मोहिनी बैग खोलने लगती है। क्या अभिनव तुम यहाँ भी बुक पढ़ोगे? हाँ, अरे मुझे नींद नहीं आती तब तक पढ़ लेता हूँ, इतनी खूबसूरत पत्नी साथ में है, बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? वह हंसते हुए बोली तो अभिनव हंसने लगता है और मोहिनी को देखने लगता है, जो निकिता के बोलने से बैग में देखने लगती है। वो तो है, पर आदत तो आदत है। मोहिनी बैग में बुक ढूंढने लगती है पर उसे बुक नहीं मिलती, कहीं वह रखना तो नहीं भूल गई। अब क्या करे? अभिनव तो उस पर गुस्सा करेगा क्योंकि बिना पढ़े तो उसे नींद नहीं आती। वह अपना बैग चेक करती है पर उसमें भी नहीं मिलती बुक। अब क्या करे? जब काफी देर तक ढूंढती रही और बुक नहीं मिली तो अभिनव बोला, इतनी देर से ढूंढ रही हो, नहीं मिल रही क्या? पर मोहिनी चुप रही। क्या हुआ? तुमने रखी थी ना बैग में? क्या हुआ? तुमने रखी नहीं बैग में? क्या मोहिनी तुम भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी एक दो बुक्स रख लेना, पर तुम ना, अब क्या करूं मैं, मुझे नींद नहीं आती बिना पढ़े। वह मोहिनी पर गुस्सा करने लगता है। मोहिनी को भी अपनी गलती का एहसास है, पर वह पता नहीं कैसे उससे इतनी बड़ी भूल हो गई। पर अभिनव बेचैन है। क्या बड़ी बात हो गई अभिनव, कल ले आना बुक, अब तो आज ऐसे ही सो जाओ, मैं भी चलती हूँ, नींद आने लग गई है, गुड नाइट। कहकर वह जाने लगती है। इतनी जल्दी आ जाएगी नींद? हाँ सो जाऊंगी, अब गुड नाइट कहकर वह चली जाती है। अभिनव मोहिनी को देखने लगता है। मोहिनी को गलती का एहसास है, पर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई उसे? वह कान को हाथ लगाकर अभिनव से माफी मांगने लगती है। हाँ ठीक है, अब ऐसे कान मत पकड़ो। उसके ऐसे बोलने से मोहिनी उसे रिमोट पकड़ा देती है कि टीवी देखो। क्या टीवी देखो? क्या देखूं टीवी पर? वह चैनल बदलने लगा और टीवी देखने लगा तो मोहिनी को थोड़ी राहत हुई, वरना अभिनव का गुस्सा उस पर टूट पड़ता। पर उसने ज्यादा गुस्सा नहीं किया तो मोहिनी भी बैठ गई। वह एक पुरानी मूवी लगा देता है, सैड वाली। फिर मोहिनी से बोला, मोहिनी देखो तुम्हारी फेवरेट मूवी, बचपन में तुम ये वाली मूवी देखा करती थी तो रोने लगती थी, याद है तुम्हें? कहकर वह हंसने लगा तो मोहिनी को भी हंसी आ जाती है और जान में जान भी। पर वह सोचने लगी, अभिनव को सब कुछ कैसे याद रहता है, उसे तो याद नहीं इतना, पर हाँ बचपन में यह उसकी फेवरेट मूवी थी। चलो देखते हैं रोती हो या नहीं। पर मोहिनी इशारा करती है, अब नहीं रोएगी। देखता हूँ। वह मूवी देखने लगा और मोहिनी को थोड़ी तसल्ली हुई। वह अभिनव को देखने लगती है। ये अभिनव ऐसे क्यों है? क्या ये सच में उसे धोखा दे रहा है और निकिता सिर्फ इसकी दोस्त है और अभी तक उसे ऐसा कुछ लगा नहीं? फिर अभिनव उसे हर हफ्ते मिलने क्यों जाता है? वह अपनी सोच में थी तभी अभिनव की आवाज कानों में पड़ी, देखो मोहिनी तुम्हारा फेवरेट सीन। मोहिनी ने देखा तो सीन चल रहा था हीरो हीरोइन की जुदाई वाला। बचपन में इमोशनल मूवी देखकर वह रोने लगती थी, पर अब तो अपनी जिंदगी की मूवी हो चुकी है, उसमें ही उलझी है, तो अब क्या मूवी देखकर रोना आएगा? मोहिनी मुझे लगा तुम आज भी रोगी और फिर मुझे तुम्हें चुप कराना होगा, पर तुम तो रोई ही नहीं। उसकी बातों से मोहिनी को हंसी आ जाती है। वह देख ही नहीं रही होती तो रोना कहां से आता?
अभिनव को मूवी का सीन भी याद है कि मैं कहाँ रोती थी। वो तो याद है, पर अब तो खुद रुला रहा है, वो इसे दिखाई नहीं देता। मोहिनी अपने में खोई थी। मोहिनी तो मूवी नहीं देख रही थी, चलो देखो, अकेले मूवी देखना अच्छा नहीं लगता। उसके कहने से मोहिनी भी मूवी देखने लगी। देखते देखते मोहिनी को नींद आ गई और सुबह ही उठी। सुबह अभिनव तैयार होकर जा रहा होता है तो वह मोहिनी से बोला, मोहिनी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए इंटरकॉम से मंगा देता हूँ। तुम खुद नहीं मंगा पाओगी, मैं लंच टाइम तक आ जाऊंगा, तब तक रूम के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना और किसी के लिए भी डोर मत खोलना, किसी के लिए भी नहीं, ओके? लंच में मैं आ जाऊंगा, फिर साथ लंच करेंगे। मोहिनी को यूं अकेला छोड़ना उसको थोड़ा रिस्की लग रहा था, क्योंकि दूसरे लोगों को उसकी बात तो समझ आएगी नहीं, ना मोहिनी किसी को अपनी बात समझा पाएगी। इसीलिए अभिनव उसे रूम में ही रहने को कहता है जब तक वह वापस नहीं आ जाता। मोहिनी हाँ का इशारा करती है तो अभिनव बाहर निकलता है। निकिता उसका वेट कर रही थी, वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोहिनी बोर होने लगती है। वह ऐसे कब तक बैठी रहेगी, ना उसको ऐसे बैठने की आदत है। थोड़ी देर उसने टीवी देखा, पर उसे भी कितना देखती, तो वह रूम से बाहर आ जाती है और बैल्कनी में खड़ी हो जाती है। वहां पर 2 चेयर और एक छोटी सी टेबल थी, तो वहीं पर बैठ गई। वहां से सामने का नजारा देखने लगी। थोड़े समय बाद उसे अपने साइड वाले रूम से कुछ आवाजें आने लगी, तो वह खड़ी हो गई और अंदर जाने का सोचती है, क्योंकि अभिनव ने बाहर जाने से मना किया था। उस रूम से एक आदमी बाहर निकला और उसके साथ बहस करती हुई एक लड़की थी, जिसकी नजर मोहिनी पर पड़ी तो वह चुप हो गई। मोहिनी को देखने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। मोहिनी वापस बैल्कनी में बैठ गई। अंदर रूम में जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह लड़की जो उस रूम में थी वह भी बैल्कनी में आ गई। वह भी शायद अकेली थी, तो मोहिनी को देखकर वह भी वहां आ जाती है। हाय, उसने मुस्कुराते हुए मोहिनी को बोला। कहाँ से आई हो, उसने मोहिनी से पूछा, पर मोहिनी चुप रहती है। तो वह लड़की बोली, आप बोल क्यों नहीं रही हो? मोहिनी ने उसे इशारे से बताया कि मैं बोल नहीं सकती, तो वह बोली, तुम गूंगी हो? उसके ऐसा बोलते ही मोहिनी उसे देखने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह फिर से बोली, सॉरी, वो मुंह से निकल गया। सुनाई देता है या नहीं? क्योंकि अधिकतर जो लोग बोल नहीं पाते उनको सुनाई नहीं देता ना, इसलिए पूछ रही हूँ। उसके ऐसे बोलने से मोहिनी उसे इशारे से बताती है कि वह सुन सकती है, बोल नहीं सकती। जन से हो? जन से हो क्या? वह मोहिनी को पूछती है, तो मोहिनी उसे बताती है कि एक हादसे में उसकी आवाज चली गई। बहुत बुरा किया ऊपर वाले ने आपके साथ, इतनी सुंदर है पर बोल नहीं सकती, पर शुक्र है आप सुन तो सकती हैं। किसके साथ आई हो? वह कई सवाल मोहिनी से पूछने लगती है। मोहिनी उसे अपना मंगलसूत्र दिखाती है। पति के साथ आई हो? फिर पति कहाँ गया है इसे छोड़कर? क्या करते हैं वो? उसने कई प्रश्न एक साथ पूछ डाले। मोहिनी इशारे से बताती है कि उसका पति डॉक्टर है और अभी काम से ही गया है, जिससे वह हैरानी जताती है। लकी हो, बोल नहीं सकती, फिर भी डॉक्टर से शादी हो गई। वह हंसते हुए बोली, तो मोहिनी भी हंसने लगी। आप भी बोर हो रही हो क्या? मैं फिलहाल अकेली हूँ तो बोर हो रही थी, सोचा आपसे बात करूं, पर मुझे क्या पता था आप बोल नहीं सकती। उसके ऐसे बोलने से मोहिनी उसकी तरफ देखने लगी। सॉरी, हाँ कुछ ज्यादा बोल रही ना। वैसे मुझे आपकी बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मेरा भाई है वो भी डीफ एंड डम है, वो जन से है, इसलिए बोल भी नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। बोलते बोलते वह थोड़ी सैड हो जाती है। मोहिनी को वह मैरिड नहीं लग रही थी, क्योंकि उस पर कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिससे वह मैरिड लगे। पर फिर भी उसने उसे इशारे से पूछा कि वो किसके साथ आई है, तो वह जवाब नहीं देती। वह मैरिड है, उसने इशारे से पूछा, पर वह कुछ जवाब नहीं देती और मोहिनी के साथ बैठकर वह भी सामने का नजारा देखने लगती है। पर मोहिनी को उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी, और दूसरी बात उसे मोहिनी के इशारे समझ आ रहे थे, तो मोहिनी को भी कोई बात करने वाला मिल गया था। वह उसे जानना चाह रही थी। अभिनव ने मोहिनी को बाहर जाने से मना किया था, जो कि वह आ गई। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 24। मोहिनी गोवा आई हुई है। अभिनव सेमिनार अटेंड करने चला जाता है और वह मोहिनी को बोलकर जाता है कि वह अंदर कमरे में ही रहे और किसी के लिए भी डोर ओपन ना करे। मोहिनी अंदर रूम में बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो वह बाहर बैल्कनी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके साथ वाले रूम से एक लड़की भी मोहिनी के पास आकर बैठ जाती है और मोहिनी से बात करने लग जाती है। उसे मोहिनी के इशारे समझ आ रहे थे। मोहिनी को भी उसे बात करना अच्छा लग रहा था। मोहिनी जब उसे इशारे में कुछ सवाल पूछती है तो उसके पूछे सवालों से बचने के लिए वह सामने समंदर को देखने लगती है। मोहिनी उसे गौर से देखने लगती है। वह लड़की आसमानी रंग के सलवार सूट के साथ और रेड कलर का प्रिंटेड दुपट्टा डाले हुई थी। काले और सिल्की बाल जो उसने खुले छोड़े हुए थे, रंग बिल्कुल साफ। गोल होठों पर उसने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो उसके गोरे रंग की खूबसूरती को और उभार रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिसने उसमें गहरा काजल डाला हुआ था, आंखों के पलकों पर पतली लाइनर लगा रखी थी, जो उसकी आंखों की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि ये कहीं जाने के लिए तैयार थी, फिर गई क्यों नहीं होगी। मोहिनी सोचने लगती है। मोहिनी को यूं गौर से देखते वह मोहिनी को देखने लगी, पर उसकी आंखों में एक उदासी थी। वह चेयर पर बैठ जाती है। काफी देर वह ऐसे ही बैठी रही। वह बोली नहीं और ना मोहिनी कुछ बोली। उनके बीच एक लंबी खामोशी रही। मोहिनी तो बोल नहीं सकती, इसलिए खामोश है, पर वह कितनी देर चुप रहती। खामोशी तोड़ते हुए बोली, नाम तो बता नहीं पाओगी, पूछूंगी भी तो, और कहाँ से आई हो ये भी नहीं बता पाओगी। फिर कुछ सोचने लगती है। आपका मन भी तो करता होगा बोलने का। उसके ऐसे बोलने से मोहिनी बस मुस्कुरा देती है। कौन नहीं बोलना चाहता। जब बहुत कुछ होता है बोलने के लिए और बोल ना पाओ, तो उसका दर्द मोहिनी से बेहतर कौन जान सकता है, जिसने बचपन से दर्द सहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके हस्बैंड आपकी बातें समझ लेते हैं या उनको भी प्रॉब्लम होती है समझने में? उसके ऐसा बोलने से मोहिनी को हंसी आ गई। वह सोचने लगती है, कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो अधिकतर उसकी बातें समझ तो लेता है अभिनव। हाँ, कभी कभी उसके कुछ बेतुके सवाल जब होते हैं तब बेशक ना समझा पाती हो, पर अधिकतर तो समझ ही जाता है। तो वह हाँ का इशारा करती है। समझ लेते हैं, अच्छी बात है ना ये तो, कि आपके पति आपके बिना बोले आपकी बातें समझ लेते हैं। और वह कुछ बोलते बोलते रुक जाती है। लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, मोहिनी इशारे से बताती है। तो वह फिर पूछती है, प्यार करते हैं आपसे या फिर जिम्मेदारी समझते हैं आपको? उसके ऐसा पूछने से मोहिनी उसको देखने लगती है। कैसी बातें कर रही थी वो। मोहिनी को वो थोड़ी अजीब सी लगी, और आज तक उसे खुद ही नहीं पता चला अभिनव उससे प्यार करता है कि नहीं, और जिम्मेदारी तो है वो, और जिम्मेदारी तो वो है, अभिनव भी समझता होगा। जैसे उसके जैसे लड़की से शादी का फैसला आसान तो नहीं था। जिम्मेदारी तो है ही मोहिनी, जिम्मेदारी तो है ही, जिम्मेदारी तो है ही।
मोहिनी के चुप रहने से वह भी चुप हो जाती है, पर वह मोहिनी को बिल्कुल सामान्य नहीं लगी, जैसे वह किसी परेशानी में हो। वह खुद से ही बड़बड़ा रही थी, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। वह फिर बोली, वैसे एक बात बोलूं, आप बोल नहीं सकती, आपको इसका दुख होता होगा, पर मैं भी आपके जैसी हूँ। बस फर्क इतना है कि आपकी आवाज़ नहीं है इसलिए नहीं बोल पाती, और मेरी आवाज़ है पर मैं भी नहीं बोल पाती। इतना तो बोले जा रही थी, फिर भी अब कितना बोलेगी? पर ऐसा क्यों कह रही होगी? शायद कोई दर्द होगा उसके मन में, जिसे शायद बताना चाह रही थी। मोहिनी उसको अपने मंगलसूत्र दिखाती है कि वह शादीशुदा है क्या। वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने बताया, हाँ। मोहिनी उसे इशारे से पूछती है कि उसने तो न बिंदी लगाई है न मंगलसूत्र पहना है, तो वह बोली, उसका नाम मेहर है। अब मोहिनी को समझ आया कि वह मुस्लिम थी, इसलिए हम नहीं पहनते ना ये सब। किसके साथ आई हो? मोहिनी ने इशारे से पूछा। हस्बैंड है। कहाँ गए? उसने फिर इशारे से पूछा। जैसे आपके हस्बैंड गए हैं काम से, वैसे ही मेरे भी गए हैं, ऑफिस के काम से आए हुए हैं। मुझे गोवा पसंद है तो मैं भी यहाँ घूमने आ गई हूँ, पर यहाँ आकर लग रहा है बेकार आ गई। इससे अच्छा घर पर ही रहती, यहाँ बोर हो रही हूँ। सुबह से तैयार थी, मैंने कहा घूमने चले, पर निकल गए जरूरी काम से। मोहिनी सोचने लगी, वही इसका पति रहा होगा, और उन दोनों की कहानी भी सेम सी ही लगती है। ये बेचारी भी परेशान है अपने पति से। मोहिनी को उससे हमदर्दी होने लगी। मैं तो बोल नहीं पाती इसलिए, पर ये तो ठीक ठाक लग रही है। फिर भी क्या बात हुई होगी जो ये ऐसे एक अजनबी से बात शेयर करने पर मजबूर हो गई? वह उससे जानना चाहती थी, तो उसने इशारे से पूछा। मेहर ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, वैसे आप अजनबी हो, अजनबियों से क्या बात शेयर करनी, पर मुझे घुटन हो रही है। मैं चाहती हूँ किसी के साथ अपना दर्द बांटूं। वह बोलते बोलते रुक गई, जब कानों में आवाज पड़ी, मोहिनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, अभिनव था। तो अभिनव था, जो उसे बाहर देखकर गुस्से में था। वह उस लड़की को देखने लगा जो मोहिनी के साथ बैठी थी, और वे दोनों उसको देखकर खड़ी हो जाती है। अभिनव जल्दी आ गया था। मोहिनी को यूं बाहर बैल्कनी में अजनबी के साथ बातें करते हुए देखकर उसे मोहिनी पर गुस्सा आ रहा था। मेहर भी अभिनव के यूं आ जाने से सकपका सी गई थी, पर वह भी समझ गई थी कि मोहिनी का पति होगा। मोहिनी अभिनव को देखती है, जिसकी आंखों में गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था। वह उसके साथ डरते डरते अंदर रूम में आ जाती है। ये अभिनव जल्दी क्यों आ गया? वह सोचने लगती है। अभिनव कुछ नहीं बोलता। जब वह ज्यादा गुस्से में होता है तब वह अधिकतर चुप हो जाता है। मोहिनी का उसके मना करने के बावजूद क्यों बाहर जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसका गुस्सा देख मोहिनी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, पर वह कुछ नहीं बोल रहा था, जो मोहिनी को डराने के लिए काफी था। वह इंटरकॉम से खाने का ऑर्डर देता है और फिर चेंज करने लगता है। मोहिनी उसे ही देख रही थी। वह उससे उसके चेंज हुए शर्ट मांगती है, पर वह उसे देने के बजाय नीचे पटक देता है। ज्यादा तो वह वैसे भी नहीं बोलता, पर जब वह गुस्से में होता है फिर चुप हो जाता है। मोहिनी उसकी फेंकी हुई शर्ट उठाकर रख देती है, और वह भी उसके पास आ जाती है। वह कानों पर हाथ लगाकर सॉरी बोलने लगी। उसको यूं कानों पर हाथ लगाए देख आखिर वह बोल ही पड़ा, अब ये सब फालतू ड्रामे क्यों कर रही हो? जब कोई बात बोली जाती है वो तो तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें कुछ बात बोल के गया था मैं, उसको मानने के बजाय बस अपने मन की करनी है तुम्हें। वह तिल मिलाता हुआ मोहिनी से बोला, मना किया था ना डोर मत खोलना, और तुम? वह गुस्से में था। उसका गुस्सा देख मोहिनी डर गई। क्यों गई तुम बाहर? और वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम बात कर रही थी? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, पर नहीं, तुम्हें तो समझना ही नहीं है। क्यों गई तुम बाहर? वह तेज आवाज में बोला तो मोहिनी सहम जाती है। मोहिनी बहुत दिनों बाद अभिनव को इतने गुस्से में देख रही थी, पर इतनी क्या बड़ी बात हो गई थी? चली भी गई थी तो अभिनव क्यों इतना भड़क रहा था? वह सवाल पूछती हुई नजरों से उसे देखने लगती है, फिर इशारे से बताती है कि वह बोर हो रही थी इसीलिए गई। मोहिनी, बोर हो रही थी या कुछ भी हो, तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को कि तुम और लोगों जैसी नहीं हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, और ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम आराम से टहलोगी फिरोगी। अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हें? फिर वह गुस्से में बैठ जाता है। अब मोहिनी को अपने पर ही गुस्सा आने लगा था कि वह क्यों गई बाहर, पर अभिनव जल्दी आ गया, वरना वह उसके आने से पहले अंदर आ जाती। मेरे साथ के लोग वही लंच करने वाले हैं, मुझे भी आने नहीं दे रहे थे, पर मैं सेमिनार को बीच में ही जल्दी छोड़कर आया हूँ, इसी वजह से कि तुम परेशान हो रही होगी। पर मैडम जी को तो आराम से घूमने मिल रहा है। मतलब मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें बोलकर गया था, पर तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। मोहिनी, तुम मेरे लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो इसका एहसास भी है तुम्हें? तुम ये समझती क्यों नहीं हो? भगवान ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, तुम तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाओगे अपने बारे में, और मैं क्या करूंगा फिर? सोचा ही? उसके ऐसा बोलने से मोहिनी की आंखों से आंसू आ गए। वह सबके लिए जिम्मेदारी है बस। अभिनव भी उसे जिम्मेदारी समझकर निभा रहा है। उसकी आंखों में आंसू देख अब अभिनव को एहसास हुआ शायद वह ज्यादा बोल गया। देखो मोहिनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम बोल नहीं पाओगी, कुछ प्रॉब्लम भी हो गई तो इसलिए तो मैं अंदर रहने को बोल रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में आओ। और तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? मोहिनी को रोता देख अब उसकी आवाज थोड़ी नरम हो जाती है। आंसू साफ करो। पर मोहिनी खड़ी खड़ी सुबकने लगती है। मोहिनी भी क्या करे, वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, पर सब उसे एहसास दिला ही देते हैं कि वह नॉर्मल नहीं है। उसको रोता देख अभिनव उसके पास आकर खुद ही उसके आंसू साफ करता है। सॉरी, वो गुस्से में ज्यादा बोल गया। चलो अब चुप भी हो जाओ, वरना सोचोगी कि यहाँ गोवा में आकर भी रुला दिया। उसके ऐसा कहने से आखिर मोहिनी भी खुद को नहीं रोक पाती और वह अभिनव को हक कर लेती है। वह भी परेशान हो चुकी है ऐसे, उसे भी अभिनव का प्यार चाहिए। कितना रोके खुद को, वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। मोहिनी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से अभिनव हैरानी से देखने लगता है। मोहिनी के हक करने से वह भी आंखें बंद कर लेता है, पर फिर थोड़ी देर बाद वह मोहिनी की हाथों की पकड़ को ढीला कर हटाने लगता है। मोहिनी जो आंखें बंद किए हुए थी, उसके ऐसा करने से उसकी प्रश्न पूछती नजरें अभिनव को देखने लगती हैं। वह उससे आंखें चुराने की कोशिश कर रहा था, पर मोहिनी उसके हाथ हटाने से भी नहीं हट रही थी। अब आगे जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 25। अभिनव मोहिनी को रूम से बाहर आया देख उस पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे डांटने लगता है और कहता है कि उस पर उसकी जिम्मेदारी है। अभिनव उसे सिर्फ जिम्मेदारी समझता है सोचकर मोहिनी को अच्छा नहीं लगता, तो वो रोने लगती है। अभिनव उसको चुप कराता है तो मोहिनी उसे हक कर लेती है, पर अभिनव उसके हाथ को हटाने लगता है। अब आगे, पर मोहिनी नहीं हटाती। अभिनव उसका पति है, उसका ऐसा व्यवहार अब मोहिनी को बर्दाश्त नहीं होता। इतनी केयर करता है, जिम्मेदारी समझता है, तो प्यार भी करे। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी, और कब तक वे दोनों ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगे?
कई सवाल है मोहिनी के मन में। अभिनव को उनके जवाब तो देने पड़ेंगे। कब तक उसके सवालों से भागेगा? मोहिनी के ऐसे व्यवहार से अब अभिनव को थोड़ा नरम मोहिनी के ऐसे व्यवहार से अब अभिनव भी थोड़ा नरम हो जाता है। वैसे भी वह मोहिनी की हर बात को समझता है, वह क्या चाहती है वह भी, पर फिर भी वह जानबूझकर सब नजरअंदाज करता है। पता नहीं क्यों। मोहिनी का रोना बंद नहीं हुआ तो उसे भी लगा शायद ज्यादा डांट दिया। फिर प्यार से बोलने लगा, क्या हुआ मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? वह उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बोला। मोहिनी उसे देखती है तो आंसू अपने आप ही उसकी आंखों में झरने लगे। चुप हो जाओ ना मोहिनी, सॉरी, अब कभी नहीं डांटूंगा, पर प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं, लंच करके घूमने चलते हैं। तुम बोर हो रही हो ना? अब मैं कहीं नहीं जा रहा आज, चलो हम दोनों घूमने चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड खराब हुआ है वो ठीक हो जाए। ओके चलो मुस्कुराओ अब। मोहिनी चुप ही रहती है तो वह फिर से बोला, मुस्कुराओ ना, वरना मैं गुदगुदी करूंगा, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुदगुदी होती है। करूं? नहीं। मोहिनी ना में गर्दन हिलाती है। हाँ तो हंसो अब। उसके ऐसा करने से मोहिनी मुस्कुराने लगी। अब ठीक है। थोड़ी देर बाद लंच आता है, दोनों लंच करते हैं और दोनों तैयार होने लगते हैं। मोहिनी साड़ी पहनकर आ जाती है। मोहिनी तुमने साड़ी क्यों पहन ली? अभिनव उसे साड़ी में देखकर बोला। क्यों? मोहिनी ने इशारे से पूछा। सूट पहन लो या कुछ और पहन लो, कुछ वेस्टर्न लाई हो तो वो पहन लो, साड़ी में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पानी होगा ना। वेस्टर्न तो लाई है, मोहिनी दिलाई थे अनन्या ने, पर वह पहनने का उसका मन नहीं है तो उसने हल्के ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। फिर अभिनव के पास आकर इशारे से बोली, कैसा है? ठीक है चलो अब निकलते हैं। अभिनव के साथ बाहर जाने की खुशी में तो वह कब का भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले वो रो रही थी। वैसे भी जब से शादी हुई है खुश हुई हो ऐसे लम्हे गिनती के ही होंगे, वरना वह अभिनव की बेरुखी ही झेलती आई है। तो अभी खुश होना तो बनता है। आज पहली बार वे दोनों साथ बाहर घूमने जा रहे हैं और अच्छी बात ये थी इस समय वे दोनों अकेले जा रहे थे, निकिता भी नहीं थी। पर शायद मोहिनी के सपनों को हकीकत बनने में अभी थोड़ा समय था, इसीलिए किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही, क्योंकि जैसे ही वो दोनों रूम लॉक करके निकले निकिता आती दिखी। मोहिनी का दिल धक होकर रह गया। इसको भी अभी आना था। वेयर आर यू गोइंग गाइस? इन दोनों को जाते हुए देख निकिता बोली, मोहिनी को बोर हो रहा था तो इसको घुमाने ले जा रहा हूँ। अभिनव बोला तो निकिता बोली, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा बट मैं भी चलूं, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। मोहिनी को उसका यूं बोलना अच्छा नहीं लगा। अभिनव ने मोहिनी की तरफ देखा, उसे पता चल गया कि मोहिनी को अच्छा नहीं लगा, तो वह बोला, निकिता तुम अभी आई हो, रेस्ट करो, अभी हम यही हैं फिर चल पड़ेंगे। अभिनव लंच करके तो मैं आई हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे चेंज करने में, चेंज करके आती हूँ। ना चाहते हुए भी अभिनव को हाँ कहना पड़ा और मोहिनी को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। इसको नहीं पता कि ये जा रहे हैं तो ना जाओ इनके साथ, वेट ओनली 5 मिनट्स। हाँ कहकर वह अंदर रूम में चली गई। अभिनव मोहिनी को देखता है, उसे लग गया था कि मोहिनी को अच्छा नहीं लगा, पर अब वो करे भी क्या? निकिता इतना कह रही थी तो मना भी कैसे करता। थोड़ी देर में निकिता व्हाइट कलर की रंग बिरंगी फ्लावर प्रिंट की नी तक की फ्रॉक मिडी पहनकर खड़ी थी। आ गई मैं। ओके चलो अब, अभिनव बोला तो वे तीनों चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वे एक बीच पर पहुंच जाते हैं। मोहिनी पहली बार समंदर तट पर आई है, वह बहुत खुश है। पहली बार देख रही थी आसमान के नीचे जहां तक नजर दौड़ा रही थी पानी ही पानी था, मानो ये समंदर बाहें फैलाए उसका स्वागत कर रहा हो। वो तीनों एक जगह पर खड़े हो गए। पानी की लहरें आई और उनके पैरों को छूकर निकल गई। मोहिनी को लगा ये लहरें सफर की उनकी सारी थकान को अपने साथ ले गई। उसने अपनी लेगिंग घुटनों तक फोल्ड कर ली और अभिनव ने भी अपनी जीन्स ऊपर फोल्ड कर दी। निकिता को तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वैसे भी उसकी तो शॉर्ट ड्रेस ही थी। अब वे तीनों लहरों के साथ थोड़ा आगे चलने लगी। मोहिनी को अच्छा लग रहा था। उसने अभिनव की तरफ देखा, वह भी उसे देख मुस्कुराया क्योंकि मोहिनी के चेहरे की खुशी उसने देख ली थी। तो वह बोला, कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? मोहिनी ने भी हाँ का इशारा किया। वहाँ काफी भीड़ भाड़ थी, कुछ लोग लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे थे, कोई अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर रहे थे, कोई छतरियों के नीचे बैठे थे तो कोई सनबात ले रहे थे, तो कोई नरम नरम रेत में घरौंदे बनाए जा रहे थे और कोई उनके जैसे जोड़ों में भी आए हुए थे हनीमून मनाने, जो हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। तीनों थोड़ी देर समंदर के पानी के साथ अटखेलियां करते रहे, फिर नरम नरम रेत में वो चलने लगे। वह दोनों काफी देर वहां पर घूमते हुए आगे निकलने लगे तो निकिता बोली, गाइस तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रेस्ट करूंगी। कहकर निकिता ने एक छतरी ली और वहां पर बैठ गई। मैं यहीं पर वेट करूंगी, वह मुस्कुराते हुए बोली तो मोहिनी ने भी चैन की सांस ली। अब वे दोनों धीरे धीरे उस भीड़ से आगे निकल आए। यहाँ समंदर तट पर नारियल और अन्य पेड़ों के कारण हरियाली थी और तट थोड़ा ऊंचा भी था। उनके साथ ही एक नवविवाहित जोड़ा हाथों में हाथ डाले अपनी बातों में मगन घूम रहे थे। मोहिनी उनको गौर से देखती है, फिर वह अभिनव को देखने लगती है और उसने भी अभिनव का हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहिनी का मन भी वो सब करने का है जो सब नॉर्मल लोग करते हैं। हाँ वह उन लोगों के जैसे प्रेम भरी बातें नहीं कर सकती, पर सुनना चाहे कोई तो खामोशी की भी अपनी जुबान होती है, जिसे अभिनव भी पता नहीं कब सुनेगा। मोहिनी को उसका इंतजार है, पर अब उसका सब्र भी जवाब देने लगा है, तो कुछ कुछ अरमान तो पूरे करके खुश हो सकती है, जैसे हाथों में हाथ डाल के घूमने वाले। उसने अभिनव का हाथ पकड़ा तो अभिनव ने भी अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। वे दोनों पता नहीं कब तक ऐसे ही चलते रहे। दोनों नरम रेत में घूमते हुए काफी आगे निकल आए। जब चलकर थक गए तो बैठ गए। मोहिनी तुम यहाँ बैठो, मैं नारियल पानी लेकर आता हूँ, कहकर अभिनव नारियल पानी लेने चला गया। वहाँ पर एक फैमिली के बच्चे रेत में घरौंदे बना रहे थे। उनको देख मोहिनी का मन भी हुआ, वह भी बनाने लगी। उसका और अभिनव के सपनों का घर बनाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तब तक अभिनव भी नारियल पानी लेकर आ गया। मोहिनी को घरौंदा बनाता देख बोला, क्या बना रही हो ये? मोहिनी ने इशारा किया, तुम्हारा और मेरा घर। अभिनव भी हंसने लगा, बहुत सुंदर है, ये लो पहले ये पी लो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। मोहिनी और अभिनव ने नारियल पानी पिया और फिर वे दोनों बच्चों के जैसे पूरी तन्मयता के साथ घरौंदा बनाने में बिजी हो गए। अच्छा बन रहा है ना हमारा घर? अभिनव खुश होते हुए बोला। वह भी पूरी तन्मयता से उस नरम रेत में हाथ चला रहा था। जब बन गया तो दोनों बहुत खुश थे। देखो बन गया हमारा घर। मोहिनी ये हमारा घर कितना खूबसूरत है ना? मोहिनी भी हाँ में सर हिलाती है और मुस्कुरा देती है। आज वह भी अभिनव का अलग ही रूप देख रही थी। आज पहली बार वे दोनों ऐसे बाहर आए हुए हैं जब से शादी हुई है। दोनों वहीं पर बैठ गए। आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे फ्री होकर, वरना हॉस्पिटल में तो फुर्सत ही नहीं मिलती। वह दोनों हाथ नीचे रेत में टिकाकर पैर फैलाए आराम से बैठते हुए बोला। मोहिनी भी उसके साथ ही बैठ जाती है। अब वह जोड़ा भी घूमता हुआ उनसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। वे दोनों एकांत देख अपने प्रेम आलाप में बिजी हो गए। कितने खुश लग रहे थे वो दोनों, और एक हम है। वह उनको देखकर सोचने लगी, वह बोल सकती तो वह भी नॉर्मल लाइफ जीती, और फिर अभिनव भी उसके साथ वैसा रूखा व्यवहार नहीं करता जैसा वो करता है। मोहिनी उनको देख रही थी तो अभिनव ने देखा तो मोहिनी से पूछा, क्या देख रही हो?
कुछ नहीं, उसने गर्दन हिलाई। अभिनव ने उधर देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। चले अब, वह मोहिनी की तरफ देखकर बोला, पर मोहिनी को वह अच्छा लग रहा था। एक तो वहाँ भीड़ भाड़ कम थी और दूसरी बात वहाँ निकिता नहीं थी। अभिनव उठने लगा तो वह उसका हाथ पकड़ लेती है और बैठने को कहती है। अभिनव भी बैठ जाता है। थोड़ी देर वे दोनों बैठे हुए उस समंदर की शांति को महसूस करते रहे। समंदर किनारे नारियल के पेड़ों की हरियाली और दूर तक फैला समंदर, यही पहचान है गोवा के समंदर तटों की, जिसके लिए वे प्रसिद्ध है। तो उसी खूबसूरती का आनंद वे भी ले रहे थे। तभी मोहिनी को क्या सूझा, वह उठ गई और जो लहरें आ रही थी उनसे अटखेलियां करने लगी। अभिनव बैठा बैठा उसे ही देख रहा था। उसे देख वह भी उठ गया और चलते चलते मोहिनी के पास ही पहुंच गया। मोहिनी उसको आया देख मुस्कुराने लगी। उसने दोनों हाथों में पानी भरा और अभिनव की तरफ हंसते हुए उछाल दिया। मोहिनी के ऐसा करने से अभिनव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह भी मोहिनी पर पानी डालने लगा। तो बचने के लिए मोहिनी पानी से बाहर आने लगी तो अभिनव बोला, रुको, अब क्यों जा रही हो, रुको। पर मोहिनी नहीं रुकती। वह हंसते हुए पानी से बाहर आने लगी तो अभिनव भी आ गया। उसने मोहिनी को दोनों हाथों से गोद में उठा लिया। कहाँ जा रही हो अब, कहकर उसे वापस पानी में ले गया और छपाक की आवाज के साथ मोहिनी को छोड़ दिया और हंसने लगा। दोनों की खिलखिलाहट फिजा में तैर गई। वे काफी देर ऐसे ही समंदर के पानी के साथ अटखेलियां करते रहे और आज तो थोड़ी खुशी मोहिनी को भी मिल ही गई थी। अभिनव भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो मोहिनी खुश है। थोड़ी देर बाद मोहिनी पानी से बाहर निकल आई। उनके कपड़े गीले हो गए थे। वे धूप में खड़े हो गए ताकि कपड़े सूख जाए। अभिनव भी पानी से बाहर आ गया। उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। अच्छा लग रहा था वहाँ पानी में, क्यों आ गई बाहर, वह मोहिनी से बोला। तो मोहिनी ने इशारा किया कि थोड़ी देर कपड़े सुखाएंगे, गीले हो गए हैं। पानी उनके बालों से टपक टपक कर गिर रहा था। कपड़े भी गीले हो रहे थे। पानी की बूंदें उनके चेहरे पर अटक रही थी। समंदर के पानी में भीगकर उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर भी अटक रही थी। समंदर के पानी में भीगकर उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। अभिनव बैठा बैठा उसे ही देख रहा था तो उसको ऐसे देखते देख मोहिनी अब नजरें चुराने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 26। अभिनव के मोहिनी को डांटने पर जब वह निराश होकर रोने लगती है और उसका रोना बंद नहीं होता तो अभिनव को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मोहिनी का मूड ठीक करने के लिए उसे बीच पर घुमाने के लिए ले जाता है और अब फिलहाल उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिससे मोहिनी बेहद खुश है। बीच पर घूमते घूमते वे दोनों दूर निकल आते हैं। मोहिनी भीग गई तो वह थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती है। अभिनव भी बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मोहिनी भी पैरों को हाफ फोल्ड करके बैठ गई। अभिनव भी उठा और उसके पास ही आ जाता है। जैसे वह बैठी थी उसकी उल्टी दिशा में बैठ गया। अब दोनों के चेहरे आमने सामने थे। अभिनव मोहिनी को ही देख रहा था तो अब मोहिनी इधर उधर देखने लगती है, पर अभिनव उसी को देख रहा था। तो मोहिनी की धड़कनें तेज होने लगी, जो कि उसकी तेज चलती सांसों से साफ महसूस हो रही थी। अभिनव मुस्कुराता हुआ बोला, क्या हुआ, कुछ नहीं, मोहिनी मुस्कुराकर हल्के से गर्दन के इशारे से बताती है और नीचे देखने लगती है। उसके लिए तो ये पल किसी कल्पना से भी परे था। जैसा बिहेव अभिनव उसके साथ आमतौर पर करता है, यह सब उसके उलट था। जैसे अभी वह बिहेव कर रहा था तो मोहिनी का खुश होना भी बनता है। वैसे भी अभिनव जैसा रूखा व्यवहार उसके साथ करता है, वह तो अभिनव के व्यवहार से उसके साथ प्यार से रहने की आशा खोती जा रही थी। मोहिनी फिर से अभिनव को देखने लगती है। काश कि ये पल यहीं थम जाए और अभिनव उससे दूर न जाए और न उसका व्यवहार बदले। मोहिनी को यूं देखता देख अभिनव मोहिनी से बोला, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यूं भीगे हुए। अभिनव के कहने से मोहिनी ने फिर से उसकी तरफ देखा। वह उसकी आंखों में देख रहा था। मोहिनी की बड़ी बड़ी आंखों में भी प्यार का सागर उतर आया था। उसने शर्म से नजरें रेत में जमा ली। अभिनव ने उसकी थोड़ी को हाथ में उंगलियों से ऊपर किया, हाथों की उंगलियों से ऊपर किया तो मोहिनी ने आंखें बंद कर ली। अभिनव उसे ही एकटक बस देख रहा था। मोहिनी को अभिनव की सांसें उसके पास महसूस हुई। अभी उसे उसकी दुनिया इन्हीं पलों में सिमटी महसूस हुई। काश कि ये वक्त का पहिया भी थम जाए और ये पल कभी गुजरे ही ना, यहीं पर रुक जाए। मोहिनी की तेज सांसें उसकी धड़कनों के साथ मिलकर लय और ताल को एक साथ नया संगीत दे रही थी। एक नया संगीत बजा रही थी जो मोहिनी की होठों की तरह खामोश उसकी जिंदगी में भी शायद एक नए प्यार का तराना जोड़ दे। मोहिनी कुछ अप्रत्याशित होने का इंतजार कर रही थी कि क्या हुआ। अभिनव ने उसकी ठुड्डी से हाथ हटा लिया और मुस्कुराता हुआ रेत में दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। मोहिनी ने आंखें खोली तो उसे देखा, वह आसमान की ओर तकता हुआ बस मुस्कुरा रहा था। पता नहीं क्या हो जाता है इसे अचानक से। मोहिनी सोचने लगी, ऐसा क्यों करता है, पर चलो जो भी है वह भी खुश था, पर मोहिनी भी। मोहिनी के लिए तो उसकी छोटी छोटी खुशियां ही अनमोल बन गई हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छा होगा उसकी आशा वह खोती जा रही थी। तो जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है उनमें ही खुश हो लेती है। थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद अभिनव बोला, चले या अभी और रुकना है। उसके कहने से मोहिनी भी उठ गई और वे दोनों वापस आने लगे और वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से चले थे। वहां पर निकिता उनका इंतजार कर रही थी। आ गए तुम दोनों? उनको आया देख वह बोली। वह भी लेटी हुई थी तो उठ गई। हाँ, अभिनव बोला। काफी लेट कर दिया तुम लोगों ने। हाँ, वो हम लोग काफी आगे निकल गए थे। अच्छा, अब क्या प्लान है, तुम बताओ। अभी शाम तक रुकते हैं, सनसेट का सीन देखकर चलते हैं। सुना है बहुत खूबसूरत होता है यहाँ का सनसेट, निकिता बोली। उसमें तो समय होगा अभी, अभिनव बोला। चलो तब तक वाटर स्कूटर राइड करते हैं। ओके चलो। चले मोहिनी, अभिनव बोला तो मोहिनी भी उनके साथ चल दी। पर जब उसने देखा कि यह तो बहुत तेज चलेगा तो वह घबरा गई। उसे डर लगेगा तो उसने मना कर दिया। उसके यूं मना करने पर अभिनव बोला, क्यों मोहिनी, चलो ना, मजा आएगा। अभिनव उसको कहता है पर मोहिनी मना कर देती है। अभिनव, मोहिनी तो मना कर रही है, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, तुम राइड करो। निकिता बोली। तुम दूसरा ले लो। अरे नहीं, एक में ही चलते हैं। उसके ऐसा बोलने से मोहिनी को उस पर गुस्सा आने लगा था
अब मोहिनी अपने सामने उसे अभिनव के साथ कैसे देख सकती थी, तो वह अभिनव के पास जाकर इशारे से कहती है कि वह भी चलेगी। चलोगी? अभिनव बोला तो मोहिनी ने भी हाँ में इशारा किया। ओके, मैं दूसरा ले लेती हूँ, निकिता बोली और वह चली गई। मोहिनी ने हाँ तो बोल दिया था, पर उसे डर लगता है, अब क्या करे। दिल मजबूत किया और आखिर वह बैठ ही जाती है। अच्छे से पकड़ लेना मुझे, अभिनव मोहिनी से बोला तो मोहिनी ने अभिनव को कमर से दोनों हाथों से पकड़ लिया। अभिनव ने स्कूटर स्टार्ट किया तो मोहिनी की सांसें अटक गई और उसने आंखें बंद कर ली, जो कि अभिनव को पता चल गया था कि मोहिनी ने डर से आंखें बंद कर ली होगी। आंखें खोलो मोहिनी, अभिनव जोर से बोलता है तो मोहिनी ने आंखें खोल दी। वे लोग समंदर के बीचों बीच थे। कितना रोमांचक था ये सब। उसने अभिनव को कसकर पकड़ा हुआ था, तो अब उसका डर भी खत्म हो गया था और वह भी उस राइड को एंजॉय करने लगी। निकिता भी राइड कर रही थी। अब मोहिनी को भी अच्छा लगने लगा। वह सोचने लगी, उसने ठीक ही किया आकर, कितना रोमांचक है ये सब। वह अभिनव के करीब भी तो थी। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अपने इस सुंदर और रोमांचक समंदर के सफर को अपनी आंखों में भर लिया। थोड़ी देर बाद वे लोग वापस आए तो वे बहुत खुश थे। एंजॉय किया ना तुमने? अभिनव मोहिनी से बोला तो मोहिनी ने भी हाँ का इशारा किया। चलो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर, सनसेट होने ही वाला है। वे लोग बैठ जाते हैं और यकायक सनसेट का सीन देखने लगते हैं। काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। वे तीनों भी बैठकर देखने लगे प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को, जब सूरज नीले समंदर को अपनी लालिमा से अपने रंग में रंग देता है। धीरे धीरे सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ क्षितिज में अस्त हो जाता है। अब अंधेरा होने लगता है। उसके बाद तो गोवा के बीचेस की खूबसूरती और परवान चढ़ती है, पर वे लोग अब थक चुके थे, तो गोवा के इस बीच की खूबसूरत यादों को मन में समेटे वो वापस होटल के लिए आ गए। होटल पहुंच ताजे पानी से नहाकर उन्होंने कपड़े चेंज किए और फिर आराम करने लगे। मोहिनी भी आज बहुत खुश है। अभिनव के आज के व्यवहार से उसके मन में उसका प्यार पाने की तमन्ना भी जागी है। आज तक उसने अपनी तरफ से कभी पहल नहीं की, पर आज उसके मन में भी कुछ भावनाएं जागी हैं। मोहिनी ने बाल धोए थे तो वो गीले थे, तो उन्हें ड्रायर से सुखाने लगी। मिरर में से अभिनव को देख रही थी, जो बेड पर सिर टिकाए बैठा था। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुद को मिरर में देख रही थी कि वह ठीक लग रही है या नहीं। बाल सुखाने के बाद कॉम किया और बाल खुले ही छोड़ दिए। थोड़ी देर में डिनर आ गया। दोनों ने डिनर किया। उसके बाद अभिनव टीवी देखने लगा। बुक तो है नहीं, तो वह टीवी देखने लग गया कि नींद आ जाए। मोहिनी भी उसके साथ ही बैठ गई और उसके हाथ से रिमोट ले लेती है और नीचे रखती भी है। क्या हुआ मोहिनी, रिमोट क्यों ले लिया? देखने दो मुझे टीवी, नहीं तो मुझे नींद कैसे आएगी? अभिनव उससे रिमोट लेने लगता है, पर मोहिनी मना कर देती है कि नहीं देखना। तो क्या करूं, टीवी ना देखूं तो? उसके ऐसा कहने से मोहिनी उसको देखने लगती है। क्या हुआ आज, तुम सो जाओ, थक गई होगी। अभिनव के कहने पर मोहिनी ना का इशारा करती है। क्यों? मोहिनी उसके पास ही आ जाती है। क्या हुआ मोहिनी, नींद नहीं आ रही? तो दोनों मूवी देखते हैं, चलो आ जाओ, अच्छी सी मूवी देखते हैं कोई। वह उसकी तरफ देखता है, पर मोहिनी ना का इशारा करती है। वह अभिनव का हाथ पकड़ लेती है। अभिनव भी उसे देखने लगता है। मोहिनी अपने दिल पर हाथ रखती है और फिर अभिनव के, और उसको इशारे से बताती है कि वो उससे प्यार करती है। उसके ऐसा करने से अभिनव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, वो मोहिनी से बोला। उसके बोलने से मोहिनी मुस्कुराने लगी और वह उसके करीब आ गई। अभिनव बेड पर सिर टिकाए लेटा था, तो वह उसके सीने पर सर रख लेती है, जिससे अभिनव आश्चर्य में है। क्या हुआ मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? मोहिनी उसको देखने लगती है, पर अभिनव सब जानकर भी अनजान बन रहा है। पर आज मोहिनी को खुद से अलग करना उसे भी मुश्किल हो रहा है। देखते हैं क्या करता है अब अभिनव। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 27। अभिनव द्वारा मोहिनी के बीच पर किए गए अच्छे व्यवहार से मोहिनी के मन में भावनाएं जागी और वह अभिनव को अपने प्यार का इजहार इशारे से करती है। वह उसे प्यार करती है, तो अभिनव भी उसे कहता है कि वह भी उससे प्यार करता है। इस बात को सुनकर मोहिनी उसके सीने पर सर रख देती है। अब आगे। मोहिनी क्या हुआ? अभिनव बोला, पर मोहिनी आंखें बंद कर लेती है। आखिर उसे भी अभिनव से प्यार चाहिए और अभिनव इतनी केयर करता है उसकी और उसकी बातों को समझता है, तो ये भी तो समझे कि पत्नी होने के नाते उसका भी पूरा हक है अभिनव का प्यार पाने का। अभिनव उठकर बैठ जाता है तो मोहिनी उसे देखने लगती है। वह उसे इशारे से पूछती है, क्या हुआ? देखो मोहिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर अभी चलो सो जाते हैं। पर मोहिनी ना का इशारा करती है। आखिर अभिनव वजह बताए, पर वह कुछ बता भी नहीं रहा। मोहिनी चलो अब सो जाते हैं, वह फिर से बोला, पर मोहिनी का दिल आज बगावत कर रहा था। उसे भी वजह जाननी थी अभिनव के इस दोहरे व्यवहार की जो वह उसके साथ करता है। वह सवालिया नजरों से अभिनव को देखने लगती है। ये कैसा प्यार है उसका कि कभी तो ऐसा दिखाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और कभी बिल्कुल अनजान बन जाता है। और ऐसा अधूरा रिश्ता ही रखना था तो उसने शादी ही क्यों की? जब से शादी हुई है इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए थे मोहिनी को, जो अब तक उसे मिले नहीं है। लगता है इस समय भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि अभिनव दोपहर के किए गए व्यवहार से उलट फिर से मोहिनी के साथ वैसे ही करने लगा जैसा वह हमेशा करता है। पर आज मोहिनी ने जब इतनी हिम्मत दिखाई तो जवाब भी चाहती है कि वह क्यों नहीं उसे पूरी तरह अपनाता। ऐसा आधा अधूरा रिश्ता रखने का क्या मकसद है? वह इशारे से पूछती है, पर अब अभिनव उस पर गुस्सा होने लगा। तुम्हें एक बार बोल दिया सो जाओ तो सो जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें? अभिनव ने थोड़ा तेज आवाज में बोला तो मोहिनी मायूस हो जाती है। जिन आंखों में थोड़ी देर पहले प्यार का सागर हिलोरे मार रहा था, अभिनव के व्यवहार ने उनमें गम का सैलाब ला दिया, जो अब शायद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। भगवान भी न जाने क्यों उन लोगों के साथ ऐसा करता है जो पहले ही उसकी नाइंसाफी झेल रहे होते हैं। मोहिनी भी न जाने कब तक अभिनव का ऐसा दोहरा व्यवहार झेलेगी कि उसकी भी सुनेगा ऊपर वाला और उसकी उलझने भी कभी सुलझेंगी और उसका अभिनव के साथ नॉर्मल लाइफ जीने का सपना भी पूरा होगा कि नहीं। अब ये पता नहीं कब हो, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि एक समय के बाद तो इंसान उम्मीद भी खोने लगता है, निराशाएं उसे घेरने लगती हैं। अभी तक तो मोहिनी ने हिम्मत दिखाई, पर आगे क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे।
वह एक बार अभिनव की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखने का साहस अभिनव में नहीं था। तो वह उसे नजरें चुरा लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मोहिनी वापस लेट गई। ना चाहते हुए भी आंसू तो आज बहने की जिद कर रहे थे। उसकी सजा तकिया गीला होकर भुगत रहा था, पर लगता है मोहिनी के इन आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं रह गई। इनको देखकर ही शायद उसका मन रखने के लिए अभिनव द्वारा एहसान में दिए गए कुछ पल खुशी के थे, जो उसने उसके साथ गुजारे। और उससे ही उत्साहित होकर शायद वह ज्यादा उम्मीद लगाने लगी। सोचते सोचते न जाने कब आंसुओं से भरी उसकी आंखें नींद के आगोश में चली गई। मोहिनी, अभिनव ने आवाज दी, पर लगता है मोहिनी सो गई थी। उसने एक बार और आवाज दी, मोहिनी, पर मोहिनी सच में सो गई थी। वह उसके पास आया तो देखा मोहिनी सो गई है। वह काफी देर मोहिनी को ऐसे ही देखता रहा। उसके कारण रोते रोते सो गई थी। उसके आंसुओं का कारण वही तो है। इस भाव के मन में आते ही वह अपराध बोध सा भाव भी उसके मन में आया, और आज उसके चेहरे पर भी अजीब से भाव थे। शायद मोहिनी के आंसुओं ने उसके दिल पर भी प्रहार किया था, जिससे वह भी विचलित है। पर फिर वह खुद को शांत करता है और गहरी सांस लेकर बेड पर सिर टिका लेता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह गहरी सोच में चला जाता है, जो उसके चेहरे पर आई गंभीरता से साफ पता चल रही थी। सुबह आज मोहिनी का मन नहीं था उठने का। क्या करेगी उठकर? यहाँ तो कुछ काम भी नहीं है और मन भी उदास है, तो लेटी रहती है। अभिनव उठा और तैयार होने लगा। आज फिर से उसे जाना है। वह तैयार हुआ, नाश्ता कर रहा था। मोहिनी, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है। वह मोहिनी से बोला, पर मोहिनी को भूख नहीं थी। उसने इशारा किया कि वह बाद में खा लेगी, पर मोहिनी से बोला, उठ जाओ, नहा लो और नाश्ता कर लो। मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। कल के जैसे बाहर मत जाना और अंदर ही रहना, और मैं जल्दी से आने की कोशिश करूंगा। अभिनव बोल रहा था, पर मोहिनी तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। वह अपनी सोच में है कि क्या करे क्या नहीं। सुन रही हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हो कि नहीं? वह मोहिनी से बोला, जो अपनी सोच में थी। उसके थोड़ा तेज बोलने से वह चौंक गई। उसने गर्दन हाँ में हिला दी। थोड़ी देर बाद अभिनव चला गया और मोहिनी अकेले रह गई। आज उसे अकेलापन भी ज्यादा नहीं महसूस हो रहा था। अब ये अकेलापन ही शायद उसका साथी है, क्योंकि इसमें भी तो खामोशी है, बिल्कुल उसके होठों की तरह, उसकी जिंदगी की तरह, बिल्कुल उसके होठों और उसकी जिंदगी की तरह। वह ना जाने कब तक ऐसे ही लेटी रही। बाद में उठी, नहाई और थोड़ा सा नाश्ता बेमन से किया और फिर बैठ गई। तभी डोर पर नॉक हुआ। कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। अभिनव ने तो मना किया है डोर खोलने के लिए, पर कौन हो सकता है डोर पर? अभिनव तो नहीं आ गया वापस? वह सोचने लगी, पर वह दरवाजे पर जो होल बना था उससे देखती है कि कौन है, तो देखा कि वही लड़की थी जो उसे कल मिली थी। ये बात करने आई है। मोहिनी सोचने लगी, अकेले बोर हो रही होगी, शायद आज मैं बाहर नहीं गई इसलिए आई है। अब मोहिनी डोर खोलने की नहीं सोचने लगती है। आखिर वह डोर खोल देती है। हेलो, वह मुस्कुराते हुए बोली। मोहिनी भी मुस्कुरा दी। आपको बुरा तो नहीं लगा मेरे ऐसे आने से? वैसे मैंने आपको बुरा तो नहीं लगा मेरे ऐसे आने से? वैसे मैंने आपके पति को जाते हुए देखा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। और आज आप बाहर भी नहीं आई। आपके हस्बैंड कल गुस्सा हो गए थे, तो वजह जानने की उत्सुकता हो रही थी। वह दरवाजे पर खड़ी खड़ी बोल रही थी। डोंट माइंड अगर मैं अंदर आऊं? मोहिनी ने उसे अंदर आने को कहा, तो वह अंदर आ गई और बैठ गई। आपके हस्बैंड आप पर गुस्सा थे, इसलिए मुझे कल से बेचैनी हो रही थी जानने की कि बात क्या हो गई। मोहिनी ने उसे इशारे से बताया कि उसे उन्होंने मना किया था बाहर जाने के लिए और वह चली गई, तो इसीलिए नाराज हुए। एक बात बोलूं, हम औरतों की जिंदगी ऐसी ही है, बस दूसरों के इशारों पर चलती है। अपनी मन की जिंदगी तो हम कभी जी ही नहीं पाते। ठीक ठाक बोलती औरतें भी ऐसी जिंदगी जीती है, और फिर आपके साथ तो ऊपर वाले ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। वैसे आपके पति प्यार करते हैं आपसे या नहीं? क्योंकि दिखने में भी बहुत हैंडसम है और डॉक्टर भी है, फिर उन्होंने आपसे शादी क्यों की? मुझे कल से यही प्रश्न दिमाग में आकर परेशान कर रहे हैं, और आप मुझे कुछ भी नहीं लगती। कहीं आप भी मेरी तरह जिंदगी तो नहीं जी रही हैं? उसके ऐसे कहने से मोहिनी उसे देखने लगती है। जिन सवालों के जवाब उसे खुद ही नहीं पता, उसे कैसे देगी वो? पर वह भी जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं भी उसकी तरह जिंदगी जी रही हूँ। क्या इसका पति भी इसके साथ ऐसा व्यवहार करता होगा? आपके पति आपसे प्यार करते हैं? उसके कहने से मोहिनी उसे कुछ नहीं बता पाती, पर वह कहती है कि अपने बारे में बताए। मैं भी आपकी तरह ही जिंदगी जी रही हूँ। घुटन सी होने लगी है। लगता है किसी से अपनी बात शेयर करूँ, पर कोई ऐसा है नहीं। न जाने आपको देखकर मुझे एक अजीब सी भावना मन में आ जाती है। मैं भी आपकी तरह ही जिंदगी जी रही हूँ। घुटन सी होने लगी है। लगता है किसी से अपनी बात शेयर करूँ, पर कोई ऐसा है ही नहीं। न जाने आपको देखकर मुझे अजीब सी भावना मन में आ रही है। मेरा भाई भी है, वो भी नहीं बोल पाता, जिसकी हमें बहुत चिंता रहती है ना, जिसकी हमें बहुत चिंता रहती है। इसीलिए जब मुझे पता चला कि आप बोल नहीं पाती, तो कुछ सवाल मुझे परेशान कर रहे थे, तो जानने आ गई। मोहिनी ने उसे अपने बारे में बताने को कहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 28। मोहिनी अभिनव से अपने प्यार का इजहार करती है, पर अभिनव कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे मोहिनी बहुत दुखी हो जाती है। सुबह जब अभिनव चला जाता है, वह लड़की मोहिनी से मिलने आती है, जो उसे पहले दिन मिली थी। वह मोहिनी से कई सवाल करती है। वह मोहिनी से कहती है कि क्या वह भी उसकी तरह जिंदगी जी रही है, तो मोहिनी उसे अपने बारे में बताने को कहती है। अब आगे तो वह एक गहरी लंबी सांस लेती है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें और एक भाई। भाई भी न बोल सकता है न सुन सकता है। मैं सब में बड़ी हूँ। घर वाले भी साधारण हैं। जब उनके घर उसके पति का वसीम का रिश्ता आया, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वे लोग तो हमसे हैसियत में बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों रिश्ता करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मैं पसंद हूँ, इसलिए रिश्ता करना चाहते हैं। हमारे घर वालों ने रिश्ता कर दिया और मैं शादी करके ससुराल आ गई। पर शादी के बाद मेरे पति ने पहली ही रात में मेरे सपनों और उम्मीदों का गला घोट दिया। जब वे तकिया उठाकर यह कहकर सोफे पर सोने चले गए कि ये शादी सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए की है, इसलिए वे मुझे पत्नी होने का अधिकार नहीं दे सकते। जिन आंखों में आने वाले जीवन को लेकर हसीन सपने थे, उनमें आंसू छोड़
वे सोफे पर सो गए। मैं तो आबक थी। मेरे साथ हुआ क्या? नई नई आई थी, कुछ पूछने का भी साहस नहीं था, तो सारी रात रोते हुए गुजारी। मेरे ससुराल वाले और ननद अच्छी थी, उन्होंने मुझे दिल खोलकर अपनाया, पर उनका अच्छा होना मेरे पति की मेरी तरफ बेरुखी की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता था। मैं बस किसी तरह अपने दिल के अरमान मारकर अपने पति के बदलने की राह देखती रही कि कभी तो उसको मुझ पर तरस आएगा, पर अफसोस यह कभी नहीं हुआ। आखिर मुझे वजह पता चली कि मेरी आखिर मुझे वजह पता चली। मेरी ननद ने सच्चाई बताई कि दरअसल वसीम किसी लड़की से बेहद प्यार करते थे। उनकी किसी मजबूरी से शादी नहीं हो पाई और लड़की की कहीं और शादी हो गई और वह दूसरे शहर चली गई, पर वसीम उसे बुला नहीं पाए। घर वालों ने जिद की उनसे शादी की तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली, पर मुझे अपना नहीं पाए। मुझे इतनी तकलीफ होती है, गुस्सा आता है उस लड़की पर। खुद तो चली गई शादी करके और मेरे लिए छोड़ गई थी उसके प्यार के गम में डूबा हुआ वो इंसान जो ना खुद खुश था और मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मेरे माँ बाप गरीब थे, दो छोटी बहनें ब्याहने के लिए थी और एक भाई जिसकी जिम्मेदारी भी है। बदनामी और घर वालों की हालत की मजबूरी से मैं ससुराल भी छोड़कर वापस नहीं जा पाई और एक घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। धीरे धीरे समय बीता और आखिर वसीम ने मुझे पत्नी होने का हक दे दिया, पर सिर्फ बाहरी मन से। दिल में अभी भी वही है। ना वो हंसते हैं ना एंजॉय करते हैं, बस मशीन से जिंदगी जी रहे हैं। मैं भी सब कुछ देखते हुए सह रही हूँ और एक अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। घुट रही हूँ कि मेरे पति मेरे होकर भी मेरे नहीं है। बहुत तकलीफ होती है सोचकर कि सारा दिन मेरे साथ रहने वाले मेरे पति के दिल में कोई और राज करती है। उसकी वजह से वो जीना भूल गए हैं। मैं भी बस देखती हूँ और घुटती हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू थे। आपको देखकर भी मुझे लगा आपकी और मेरी तकलीफ एक जैसी ही है, इसीलिए आपसे बार बार पूछ रही थी। आपका नाम मोहिनी है ना? मोहिनी ने हाँ में इशारा किया। मोहिनी, मैं तो बोल सकती हूँ, फिर भी मुझे अपने होठ सेल कर रखने पड़ते हैं। किसी से अपना दर्द नहीं बता सकती कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ या क्या करना चाहिए मुझे। मेरे पति तो मेरे हैं, पर आधे अधूरे। यह स्थिति काफी तकलीफदेह होती है और एक औरत के लिए, क्योंकि वह अपने पति पर पूर्ण अधिकार चाहती है। आधा अधूरा साथ भला किसे पसंद आएगा, पर मजबूरी में बस मैं भी रिश्ता निभा रही हूँ, इस आशा में कि कभी तो ऊपर वाले की रहमत मुझ पर भी होगी और शायद कभी तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वे मुझे दिल में भी जगह देंगे। कहते कहते उसकी आंखें छलछला आई। मोहिनी उसके कंधे पर हाथ रख उसको सांत्वना देती है। आखिर वे दोनों एक जैसा दर्द तो झेल रही थी। इसको तो पता है कि इसका पति इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, पर उसे तो यह भी नहीं पता कि अभिनव उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। थोड़ी देर वह लड़की मोहिनी से बात करती है, फिर चली गई और पहले से उलझी मोहिनी को और उलझा गई। कहीं अभिनव भी इसी वजह से उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करता। कई सवाल मोहिनी के मन में भी उठ रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ अभिनव के पास थे और जिनके जवाब वह देना नहीं चाहता। लंच के समय अभिनव आ जाता है, फिर दोनों लंच करते हैं। मोहिनी उदास है कल से, पर अभिनव तो उस बात का जिक्र तक नहीं कर रहा। सच्चाई क्या बताएगा? शाम को डिनर करने के बाद मोहिनी लेट गई और अभिनव टीवी देखने लगा, पर मोहिनी की आंखों में नींद गायब थी। उसे मेहर और उसकी कहानी याद आ रही थी, इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। कहीं अभिनव भी निकिता से प्यार तो नहीं करता? वह उसके साथ पड़ी है, इतने अच्छे दोस्त हैं और अभिनव उससे हर हफ्ते मिलने भी तो जाता है, खाना साथ खाते हैं, कभी कभी तो मूवी की टिकट भी तो मिलती थी उसकी जेब से। मोहिनी को याद आता है और एक दूसरे की पसंद नापसंद भी अच्छे से जानते हैं और दोनों डॉक्टर भी हैं। कहीं अभिनव ने भी उसे मजबूरी में तो शादी नहीं की? क्या पता घर वालों ने उस पर दबाव बनाया हो या फिर उनकी कोई मजबूरी रही हो। पर इन सवालों के जवाब कौन देगा जब मोहिनी पूछेगी ही नहीं। काफी समय मोहिनी आंखें बंद किए यही सोचती रही। अभिनव को लगा मोहिनी सो गई। थोड़ी देर बाद मोहिनी के कानों में अभिनव की आवाज पड़ी। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। अभी कैसे आ सकता हूँ, समझ क्यों नहीं रही हो? अभिनव किसी से ऐसे बात कर रहा था तो मोहिनी उसकी बात सुनने लगी। कोई रिस्क तो नहीं होगा इस समय आऊं तो? ये शब्द कान में पड़ते ही मोहिनी के कान खड़े हो गए। ये अभिनव कहाँ जाने की बात कर रहा था? वह थोड़ी देर फोन पर बात कर रहा था, फिर उठा और लाइट बंद की और दरवाजे से बाहर चला गया। मोहिनी की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। वह भी उठी और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई, पर अभिनव कहीं दिखा ही नहीं। तो कहाँ चला गया इतनी जल्दी? इस समय निकिता के कमरे के अलावा कहाँ जा सकता है वह? इसलिए वह उसके डोर पर गई। उसने हल्के से दरवाजे को पुश किया तो वह हल्के से खुल गया। उसको खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी रात गए अभिनव निकिता के कमरे में था और वह भी निकिता के बेड में बैठा। उसने निकिता का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। वो अपनी बातों में लगे हुए थे, जिससे उन्हें नहीं पता चला कि मोहिनी भी दरवाजे पर है। वह हल्का सा दरवाजा खोल उनकी बातें सुनने लगी। आखिर उसे भी सच्चाई पता चले कि माजरा क्या है। अभिनव, ये सब कब तक चलेगा? निकिता अभिनव से कह रही थी। कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कब होंगे तुम्हारे वो कुछ दिन, बताओगे मुझे? निकिता, इतना सब्र किया है, थोड़ा और कर लो। कब तक करूं अभिनव? मैं नहीं कर सकती अब। मैं तुम्हें और उस मोहिनी को एक साथ नहीं देख सकती। निकिता अभिनव को देखते हुए कह रही थी। कुछ दिन की और बात है तो करना पड़ेगा ना। एक बात बताओ अभिनव, कहीं मोहिनी के पति होने का नाटक करते करते तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया है? अगर ऐसा कुछ सच में है ना तो खुद को रोक लो, समझे ना? क्या बोल रही हो निकिता? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक मोहिनी को कभी अपने पास तक नहीं आने दिया और हमारा मकसद पूरा होते ही मैं मोहिनी को तलाक दे दूंगा और फिर वो होगा जो हम चाहते हैं। यह सुनकर मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा पूरी धरती घूम रही है और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। उसके मन में गुस्से और धोखे के कारण भावनाओं का ज्वार उठ गया था। अभिनव ने अपना स्वार्थ साधने के लिए उसके साथ छल किया। इतना बड़ा धोखा। मोहिनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और क्या दुश्मनी थी अभिनव की उसके साथ, जो वह उसकी जैसी बेबस की भावनाओं के साथ खेलता रहा और अब तलाक की बात कर रहा है। सोच सोचकर मोहिनी का दिमाग शून्य हो गया था। एक भावना का ज्वार उसके मन में भी उठाया और वह दरवाजा पूरा खोलकर अंदर आ गई। अभिनव, तलाक कहकर वह बेहोश होकर गिर गई। उसको देख अभिनव और निकिता भी उसकी तरफ आए। मोहिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी।
अब आगे जानना काफी दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अंतिम भाग। मोहिनी को मेहर की कहानी सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती तो रात में उसे अभिनव की आवाज सुनाई दी कि वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। फिर वह उठता है और रूम से बाहर चला जाता है। मोहिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वह निकिता के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है अभिनव उसके कमरे में था और वह मोहिनी को तलाक देने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर मोहिनी को अभिनव द्वारा दिए गए धोखे की वजह से आघात लगता है और वह बेहोश हो जाती है। मोहिनी को होश आया तो हॉस्पिटल में थी। आंख खुली तो अभिनव और निकिता उसके सामने ही थे। उन दोनों को देखकर उसके मन में एक नफरत का भाव उभरा। अभिनव ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसने बोलने की कोशिश की तो अभिनव बोला, मोहिनी तुम बोलने लगी हो पर अभी कुछ समय तुम ऐसे ही रहो, कुछ मत बोलो। क्या वो सच में बोलने लगी? उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले उसने अभिनव तलाक बोला था, मतलब वह भी नॉर्मल लोगों के जैसे बोल सकती है। फिर उसकी नजर अभिनव और निकिता पर गई। पर बोलने लगी तो क्या फायदा है, अभिनव तो उसका नहीं है। इससे अच्छा वह नहीं बोल पाती। पर अभिनव तो उसका रहता तो वह उसके प्यार के सहारे सारी जिंदगी वैसे ही बिना किसी शिकायत के अनबोल ही काट लेती। उसे शिकायत थी कि उसके बोल ना पाने के कारण उसे अभिनव का प्यार नहीं मिल पा रहा था। पर अब तो अभिनव उसका है ही नहीं। इस विचार के मन में कौंधते ही वह बेचैन हो गई। कैसे जिएगी वह अब अभिनव से प्यार करने लगी थी पर अभिनव उससे प्यार नहीं करता। उसने एक नजर अभिनव को देखा। उसे शक तो था अभिनव पर, फिर भी दिल से हमेशा आवाज आती थी कि काश जो वह सोचती है वह उसका मात्र शक ही हो और अभिनव उसे धोखा नहीं दे रहा हो। पर अब तो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया। तो उसके प्यार भरे सपनों का महल भर भरा कर गिर चुका था और सारी उम्मीदें भी धराशाही हो चुकी थी। वह उदास है। जितनी खुशी उसे उसकी आवाज लौटने की है, उससे कहीं गुना गम उसके मन में अभिनव के धोखे के कारण हो रहा है। इसीलिए वह अपनी आवाज वापस आने की खुशी भी नहीं मना पा रही है। वह अभिनव को एक नजर देखती है पर फिर नजर फेर लेती है। उसकी आंखों में आंसू निकल गए थे ये सोचकर कि वह अब कैसे जिंदगी जिएगी अभिनव के बिना, क्योंकि अब वह उसके साथ भी नहीं रहेगी, वापस चली जाएगी अपने घर। उसे अपने ना बोल पाने का अफसोस हमेशा रहता था। जब वह लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाती थी, तब जब सब बातें कर रहे होते और वह उनका सिर्फ मुंह देखती, तब जब उसे लड़के वाले देखने आते और उसके सामने उसके गुणों के बावजूद उसके ना बोल पाने के कारण गूंगी से कौन शादी करेगा कहकर चले जाते, तब पर उसे इन सब की आदत हो गई थी। वह वैसी ही जिंदगी की आदी हो गई थी। पर अभिनव के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसने उसको स्पेशल फील कराया था और वह कितनी केयर करता था। उसको हॉस्पिटल वाली बात याद आई, कितना परेशान हो गया था अभिनव उसके लिए और उसको अपने लिए यूं परेशान होता देखकर कितना अच्छा लग रहा था। उसे प्यार का पहला एहसास था उसके लिए वो। अभिनव का उसको मिरर से छुपकर देखना, पकड़े जाने पर सामने देखने लग जाना, उन सब से उसे लगा था कि वह भी किसी के लिए खास है और कोई उसकी कमी को नजरअंदाज करके उसे भी प्यार कर सकता है। फिर सेजल का आना, उसका सगाई वाला इंसिडेंट, फिर भी अभिनव कितने हक से उसका हाथ पकड़कर लाया था सगाई के लिए। उसके बाद तो कितना प्यार करने लगी थी अभिनव से। हाँ, शादी के बाद उसका व्यवहार बदल गया था पर फिर भी उसे आशा थी शायद अभिनव उसको कभी ना कभी तो अपना लेगा। आशा थी उसे इस बात की। पर अब क्या होगा? आखिर क्यों किया अभिनव तुमने ये? कुछ तो सोचते मेरे बारे में। इतने पत्थर दिल कैसे हो गए तुम? मोहिनी अभिनव की तरफ देखती है जो डॉक्टर के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था पर मोहिनी सोचे जा रही थी। उसका मन बेचैन है। उसकी बोल सकने वाली बात खुशी पर अभिनव का धोखा भारी पड़ रहा था, जिस वजह से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। हॉस्पिटल में मोहिनी के कई चेकअप हुए। अब सुबह होने वाली थी। दोपहर तक मोहिनी हॉस्पिटल में ही रही, जहां उसके कई सारे टेस्ट हुए। दोपहर तक उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो वे लोग होटल लौट आए। अभिनव मोहिनी से बोला, अब बोल सकती हो पर धीरे धीरे बोलना। अभिनव, उसने पहला शब्द बोला। वह सच में बोल पा रही थी। हाँ मोहिनी बोलो, तुम अब बोल सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अभिनव बोला। पर अभिनव के ऐसा कहने से मोहिनी का गुस्सा भड़क जाता है। तुम खुश हो अभिनव? अभिनव तुम खुश हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम निकिता से प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अरे इससे अच्छा ना बोल पाती, पर तुम मुझसे प्यार तो करते। मुझे मलाल नहीं रहता अपने ना बोलने का। अब मैं कैसे जीऊंगी अभिनव? मेरे बारे में कुछ तो सोचा होता तुमने। अरे मोहिनी कितना बोल रही हो, धीरे धीरे बोलो। तुम्हारी आवाज वापस आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है पहले की तरह पटर पटर बोलकर फिर से मेरे कान खाओगी। अभिनव तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू अभिनव, आई हेट यू। चुप हो जाओ मोहिनी, बात तो सुनो, शांत हो जाओ। अभिनव उसे शांत होने को कह रहा था पर मोहिनी शांत नहीं हो पा रही थी। क्या सुनूं? सब कुछ सुन चुकी हूं मैं, देख चुकी हूं मैं, क्या बचा है देख रहे हो सुनने को? कहकर मोहिनी गुस्से में वहां पड़ा सामान उठाकर अभिनव पर फेंकने लगती है। वह बहुत दुखी थी। उसके ऐसा करने पर अभिनव खुद को बचाने लगा था और उसे ऐसा ना करने को कहता है। अरे क्या कर रही हो मोहिनी, शांत हो जाओ। पर मोहिनी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह लगातार बोले जा रही थी। जो भी सामान मिल रहा था वह अभिनव पर फेंक रही थी। अभिनव का फोन बजा था, वह उठा लेती है। मोहिनी फोन मत फेंकना, वो दो मुझे वापस। घर पर इतनी बड़ी खुशखबरी सुनानी है ना, फोन टूट जाएगा तो कैसे सुनाऊंगा? तुम्हारी धोखे की बात भी तो बताओगे ना कि मैं धोखा दे रहा था मोहिनी को। मोहिनी तुम बात तो सुनो, शांत हो जाओ। जब मोहिनी शांत नहीं हुई तो अभिनव उसके पास गया और उसे कमर से दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अभिनव के ऐसा करने से मोहिनी आवत थी पर उसे अभिनव पर गुस्सा आ रहा था और उसके ऐसा करने पर भी। पर वह चुप हो जाती है। अब तुम चुप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी, ऐसे ही पकड़ कर रखूंगा और बोली तो दोबारा ऐसे ही करूंगा, इसलिए चुप रहो। मोहिनी उससे खुद को छुड़वाने लगती है। छोड़ो मुझे, वह उसे धक्का देते हुए बोली। चुप तो हो नहीं रही हो तो और क्या करूं? पहले बात तो सुन लो मेरी। बस बोले जा रही हो। आवाज वापस आ गई है, इसका मतलब है बस बोलती रहोगी। मेरी बात तो सुन लो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें निकिता के साथ। हाँ, जो तुमने देखा है वो भी सच था और उतना ही जितना तुमने देखना चाहिए था। क्या? हाँ, वह सब तुम्हें दिखाने के लिए ही था। अभिनव के चेहरे पर मुस्कान थी। वो सब सच नहीं था। नहीं, तुम निकिता से प्यार नहीं करते? अरे नहीं बाबा। फिर वो सब क्या था? वो सब तुम्हारी आवाज वापस लाने के लिए था। अभिनव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शुरुआत से बताओ। ठीक है, आराम से बैठो, बताता हूँ। वह मोहिनी को बेड पर बिठाता है। अभिनव भी उसके साथ बेड पर बैठ जाता है। मोहिनी, याद है ना बचपन में तुम हमारे पड़ोस में रहा करती थी, कितना बोलती थी तुम सारा दिन, बस बोलती रहती थी। पर मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। तुम मुझसे छोटी थी पर तुम मुझसे ज्यादा होशियार थी हर चीज में। पर तुम्हारी एक खराब बात थी, सारा दिन बोल बोलकर मेरे कान खाती थी और मैं परेशान होकर कहता था कि भगवान करे कभी ऐसा दिन आए तो मौन रख ले लो। उस दिन याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम मुझे ढूंढते हुए छत पर आ गई थी। मैंने तुम्हें धप्पा बोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और तुम पर धक्का लगा और तुम गिर गई। तुम्हारी वो चीख मुझे अभी भी याद है
कितना दहल गया था मैं उस आवाज से। मैं वहां से आके घर आकर चुपचाप बैठ गया था। मैंने किसी को नहीं बताया डर के मारे कि मेरे धक्के की वजह से तुम गिर गई। मैं बहुत डर गया था। उस हादसे से तुम्हारी आवाज चली गई और तुम्हें खामोश जिंदगी काटने लगी। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता था मोहिनी। तुम्हारी आवाज सुनने को मैं तरस गया था। खुद पर गुस्सा आता था। क्यों कहा था मैंने कि मोहिनी मौन व्रत ले ले। अब तो वो हमेशा के लिए मौन हो गई। इस बात के लिए मैं खुद को दोषी मानकर मैं भी कभी चैन से नहीं जी पाया। तुम्हारी वो चीख मुझे नींद से जगा देती थी। तुमने बचपन में अपनी आवाज गंवाई और मैंने अपना बचपन गंवा दिया। मैं रातों को सो नहीं पाता था। मैंने खेलना कूदना छोड़ दिया। बचपन की सारी शरारतें बंद कर दी और एवरेज से इस स्टूडेंट पर बस एक ही धुन सवार थी कि उसे डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर जो मोहिनी की आवाज वापस लाएगा। यकीन मानो मोहिनी, मैंने भी उसके बाद अपना बचपन, अपना चैन, सुकून, मौज मस्ती सब खत्म कर लिया और बस एक ही चीज को मकसद बना लिया, डॉक्टर बनना है। इसीलिए रात भर बैठ बैठ कर पढ़ता था। फिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका गया, वहां रिसर्च करने लगा। तुम्हें पता है ना, मैं गले का डॉक्टर हूँ और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए ही बना हूँ कि तुम्हारी आवाज वापस ला सकूं। तुम मेरा पश्चाताप कह लो, जुनून कह लो या प्यार कह लो, सब कुछ तुम ही हो। मैं अमेरिका से वापस आया, मम्मी पापा को मैंने ही कहा कि मोहिनी से शादी करनी है, इसीलिए वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए। पर तुम शादी करने को तैयार ही नहीं थी, तो तुम्हारे मन में प्यार जगाया ताकि तुम तैयार हो जाओ शादी के लिए। फिर शादी के बाद वह सब जानबूझकर करता रहा ताकि तुम अशांत रहो। शांत रहती तो फिर मेरा मकसद अधूरा रह जाता। इसीलिए हर समय तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहे कि अभिनव मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। इसीलिए वो खाने के बिल, मूवी के टिकट, शर्ट पर लिपस्टिक के निशान सब कुछ खुद ही करता था ताकि तुम मजबूर हो जाओ बोलने के लिए। सेजल, निकिता, ये सभी डॉक्टर्स ही हैं। ये भी मेरा साथ देती थी ताकि तुम्हारा मन शांत ना रहे। तुम्हें परेशान करके, तुम्हारे आंसू देखकर कभी-कभी तो मैं कमजोर हो जाता था। पर फिर इतने सालों से जिसका इंतजार किया था उस काम को पूरा भी तो करना जरूरी था, इसलिए ये सब किया। जितना दुख तुमने सहा है ना मोहिनी, उससे कहीं ज्यादा मैंने भी सहा है। तुम मेरे इतने पास रहती थी फिर भी तुमसे दूर रहना, तुम पर गुस्सा करना, जानबूझकर तुम्हारा दिल दुखाना, ये सब करता था। फिर खुद को उतना ही तकलीफ देता था क्योंकि तुम्हारी सारी तकलीफ का कारण मैं ही तो था। यह अपराध बोध मुझे जीने नहीं देता था, पर तुम्हें शौक लगना जरूरी था, इसीलिए यह सब किया। और तुम मेरी पेशेंट थी पत्नी से पहले, और तुम मेरी पेशेंट थी पत्नी से पहले, इसीलिए सोचा था जब तक तुम्हारी आवाज वापस नहीं आएगी और अपना मकसद ना पूरा कर लूं तब तक तुमसे दूर रहूंगा। कभी कभी दिल भी मचलने लगा था तो तुम्हें थोड़ा परेशान कर लेता था, पर फिर भी मैंने खुद पर काबू किया और इतने सालों की तपस्या का मुझे फल मिल गया। अभिनव की आंखें नम थी। आज मैं कितना खुश हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अभिनव की बात सुनकर अब मोहिनी को अपने गलत होने का एहसास हुआ कि अभिनव ने उसकी वजह से कितना कुछ सहा। वह तो मात्र हादसा था, फिर भी अभिनव ने खुद बुरा बनकर उसकी आवाज वापस लाने के लिए कितना कुछ किया। पर वह उसके प्यार पर शक करती रही। अभिनव से अधिक कोई उसे इस दुनिया में भला प्यार कर सकता है? अभिनव, तुम इतने अच्छे हो और मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही, मुझे माफ कर दो, कहकर मोहिनी अभिनव के गले लगकर रोने लग जाती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। आज रो लो आखिरी बार, आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। उसकी आंखों के आंसू साफ करते हुए अभिनव बोला। वे दोनों ही आज बहुत खुश हैं, होना भी चाहिए। मोहिनी की आवाज वापस आ गई और दूसरा पूरी कहानी का विलन ही हीरो था, जो हीरो होकर भी विलन बनकर रहा। सच में अभिनव ने बहुत त्याग किया। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिन्हें इतने प्यार करने वाले मिल जाते हैं। दक्ष के पीछे निर्वेद भी था। निर्वेद को देखते